Yes, 3. The last time गोलमाल was good, 4 कचरा था. चलो AS20 करते हैं. अर्निंग्स पर शेयर ये स्टैंडर्ड 2-3 एस्पेक्ट से स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं, थोड़ा अलग है. फर्स्ट एस्पेक्ट जिसमें ये अलग है, AS20 में अकाउंटिंग है ही नहीं. देयर इज नो जर्नल एंट्री, लेजर, बैलेंस शीट, P&L इम्पैक्ट कुछ नहीं है इसका. क्यों? अर्निंग्स ढूंढने का है. अर्निंग्स ढूंढने का तो वाइज देयर नो तो मैथमेटिक्स है सर अकाउंटिंग हम लोग को शेयर्स का जो है वो तो बराबर ही, हम लोग को पर शेयर का कैलकुलेशन करना है. हाँ, बट ये कैलकुलेशन का थोड़ा सा और बेटर आंसर कि अकाउंटिंग क्यों नहीं हो रहा है कुछ. सर अकाउंटिंग हो गया, उसके ऊपर से हम लोग क्या हाँ बराबर, अकाउंटिंग हो चुका है. ये सिर्फ एक डिस्क्लोजर है. हमको ये कैलकुलेट करके सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में लिख के बताने का है कि पर शेयर आपका अर्निंग इतना रुपया है. अगर आपके पास 20 रुपए का प्रॉफिट है और आपके पास 10 शेयर है कंपनी में, योर अर्निंग पर शेयर इज 2 रुपीज. बराबर, उतना ही है अर्निंग्स पर शेयर एज अ कॉन्सेप्ट, उतना ही है. इसका अकाउंटिंग नहीं होता है. दिस इज जस्ट अ डिस्क्लोजर. तो इसमें अगर गलती हो गया तो क्या मेरे बैलेंस शीट में एसेट साइड टैली नहीं होगा? वो सब है ही नहीं. समझ रहे हैं तुमको? दिस इज डन आफ्टर बैलेंस शीट P&L इज प्रिपेयर्ड. बैलेंस शीट P&L की फिगर्स लेके ये वाला कैलकुलेशन किया जाता है. इसमें आपको बहुत जगह पे डाउट आएगा. वो अर्निंग्स ढूंढने के लिए फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड होता है, मान लो माइनस करना पड़ता है. तुम्हारे दिमाग में आएगा इधर से माइनस करेंगे तो रिजर्व्स में. अकाउंटिंग हो चुका है. दिस इज ऑल रफ वर्क. इधर से माइनस होगा तो ये वाला प्रॉफिट हिलेगा क्या, ऐसा कुछ नहीं सोचना है अपने को. नो अकाउंटिंग इज हैपनिंग हियर. बराबर है. सेकेंडली ये थोड़ा मार्केट ओरिएंटेड डेटा है. ईपीएस इज समथिंग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग यूज करते हैं एज अ डेटा. तो कंपनी का ईपीएस काफी इंपॉर्टेंट होता है पता लगाने को. ठीक है. एंड थर्डली दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ अ मैथमेटिकल स्टैंडर्ड. तो इसमें प्रॉपर सॉल्विंग ओरिएंटेड रहेगा, ज्यादा थियोरेटिकल नहीं रहेगा, मैथमेटिकल बहुत है. ठीक है. विद दैट कॉन्टेक्स्ट वी स्टार्ट विथ AS20. एंड AS20 में हम लोग पहले टर्म्स लिखेंगे. टर्म्स का मतलब बेसिकली डेफिनेशन सीखेंगे अपन, बिकॉज ईपीएस चालू करने के लिए ही हमको 2-3 वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए. जो रेगुलर अकाउंटिंग में थोड़े बहुत वर्ड्स रेगुलर अकाउंटिंग के भी है, बट थोड़े बहुत बाहर के भी है. फर्स्ट इज इक्विटी शेयर्स. क्या होता है? दिस इज डेफिनेशन. मैं सिंपल मीनिंग नहीं लिखवा रहा है. यस, इक्विटी शेयर्स का डेफिनेशन आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, दैट दे आर शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है. सो दे आर शेयर्स अदर देन प्रेफरेंस शेयर्स. Shares other than preference shares. That makes it necessary now to do what? Define preference shares. Having preference Fixed- in either fixed payment Having or preference dividend. in two things. क्या चीज? Repayment or dividend. Yes, having preference in two things. Repayment of capital in on account on the event of liquidation, या फिर dividend for the year. ये दो अमाउंट उनको इक्विटी वालों से पहले देने का प्रेफरेंस दिया जाएगा. मतलब इन अदर वर्ड्स, अगर आपको इक्विटी वालों को डिविडेंड बांटना है तो पहले प्रेफरेंस वालों को बांटना पड़ेगा. कंपनी बंद हो रहा है और आपको अगर पैसे इक्विटी वालों को लौटाने हैं तो पहले प्रेफरेंस को लौटाना पड़ेगा. आपको वो डिसोल्यूशन का अपना सम याद है, पीस मिल वाला? उसके अंदर अपन क्या करते थे, वो पहले आपको पार्टनर लोन पे करना पड़ता है, फिर अपन पार्टनर क्या, ये वैसा समझो प्रेफरेंस शेयर पार्टनर लोन जैसा है. वो आपके ऑर्डर ऑफ लाइबिलिटीज में पहले आता है, उसीलिए उसको प्रेफरेंस बोलते हैं अपन. ठीक है. सो प्रेफरेंस शेयर्स आर शेयर्स विद प्रेफरेंशियल राइट्स. दो मामले में shares with preferential rights in two things: payment of dividend, इनको डिविडेंड पहले देना पड़ता है, एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. नाउ अच्छा, यहाँ तक लिखा तो बोलो. मैं क्या ही बोलेगा, ये लोग गाली देगा. सर आपके क्लास में पता है कितना आवाज आता है? तुमको पता है हमको कितना पढ़ना है? हाँ, तो आवाज क्यों करते हैं? ऐसा बोलने भाई. तुमको समझ रहे हैं, मैं तुम्हारी टीम में नहीं है. हाँ हाँ. नेवर. Glad we are on the same page about being on the opposite page. चलो लिखा है.
साक्षी हाँ बोल के मिनिमम 2 मिनट लिख दिया. अरे हो गया. थर्ड वाला डेफिनेशन, वी आर स्टिल ऑन डेफिनेशंस. वी नीड टू, अभी अपन देखो सडनली टॉपिक वाइडली शिफ्ट हो जाएगा. वी गो टू डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. वो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैसा अपना घर का था, ये सब ठीक है, पता है अपने को, ये सब डेफिनेशन कुछ नया नहीं है. सडनली वी शिफ्ट टू अ डेफिनेशन कॉल्ड एज व्हाट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन विच, नहीं क्या होता है इज्जत में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी आइडिया या फिर सिक्योरिटी वगैरह आर गुड एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. एग्जांपल्स डेफिनेशन नहीं हुआ. ये एनी एसेट, Earning profits, अर्निंग shareholders. Returns. सॉरी बॉन्ड. एनी एसेट. अच्छा, पहली बात फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी अदर देन इन्वेस्टमेंट्स आल्सो. अरे थोड़ा बड़ा करते तुम्हारे लिए. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी अदर देन असेट्स आल्सो. Income. कुछ भी dividend मिल- लाइबिलिटीज भी हो सकता है. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोला, फाइनेंशियल असेट नहीं बोला मैंने. Loan. मतलब अपने लिए बिल्स liability, पेबल, अपने लिए बिल्स asset. पेबल अपना Debentures. फाइनेंशियल. Any exchange of cash or credit done on a purpose of finance. अगेन एग्जांपल हो गया, वही सिर्फ डेफिनेशन नहीं है. Sir, an interest in a company. इंटरेस्ट इज Could दैट be इज an अ asset or a फाइनेंस. liability. तेरे लिए असेट है, सामने वाले के लिए लाइबिलिटी है वो, बट तेरे लिए लाइबिलिटी नहीं हो सकता वो. एनी फॉर अदर देन कैश. क्या Cash or cash equivalents. दे आर एन एग्जांपल ऑफ, वो आता है, कवर होता है उसमें. चलो लिखते हैं अपन. दिस इज अ हाँ बोल. मॉनेटरी फॉर्म अदर देन कैश. यस, ये मॉनेटरी ही होता है नॉर्मली. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ कॉन्ट्रैक्ट लीडिंग टू, एक कॉन्ट्रैक्ट है पहली बार जिससे कुछ होता है. समथिंग अकर्स ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्ट. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट लीड्स टू टू थिंग्स. It leads to a financial asset for one entity, and it leads to a financial liability for the other entity. ये डेफिनेशन को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है, इनफैक्ट ये प्रॉब्लम बढ़ाता है. क्यों? बिकॉज नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड ये फाइनेंशियल असेट और लाइबिलिटी क्या है. हमने डिफाइन करके मीनिंग समझा नहीं, हमने मीनिंग को एक की जगह 2 वर्ड का समझना पड़ेगा, वैसा स्प्लिट कर दिया अभी. What is first of all a financial asset? Financial asset is 4 things. Financial asset means cash. Cash is always a financial asset. Cash मतलब cash and cash equivalents है आपका. This is always a financial asset. Right to receive cash. Right to receive cash is a financial asset. ये मतलब ये वो मॉनेटरी वाले डेफिनेशन जैसा है. मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी अगर थोड़ा याद है तो आपका प्रीपेड वाला जो एक्सपेंस वाला असेट होता है, इज इट अ फाइनेंशियल असेट? Prepaid नहीं, आवश्यक. हाँ, इधर prepaid. नहीं, वहाँ पर असेट असेट प्रीपेड फाइनेंशियल. फाइनेंशियल असेट रहेगा. क्यों? बिकॉज Right इट इज to अ receive राइट टू रिसीव. प्रीपेड के सामने गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है. हाँ, कैश आप prepaid दे है. चुके हो. Sorry. प्रीपेड इज नॉट अ फाइनेंशियल असेट बिकॉज इट इज नॉट अ राइट टू रिसीव कैश. प्रीपेड जो असेट है वो असेट आपको बेनिफिट क्या देगा? कैश थोड़ी मिलने वाला सर है. बट मैंने अगर इन्वेस्टमेंट के लिए प्रीपेड किया, हम्म? मतलब कोई इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ मैं, बट उसके लिए मैंने एडवांस में पैसा दे दिया, तो बदले में तेरे को कैश थोड़ी इन्वेस्टमेंट मिलेगा. बट अगर वो इन्वेस्टमेंट 3 महीने से कम रहेगा तो कैश इक्विवेलेंट में मिलेगा ना वो. हाँ, तो देन इट इज राइट टू रिसीव कैश ओनली. तो यहाँ पे इट्स एन असेट विच इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या तो राइट टू रिसीव कैश या तो राइट टू एक्सचेंज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन फेवरेबल कंडीशंस. ये सब क्या बोल रहे हैं लोग? राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल असेट इन फेवरेबल कंडीशंस. तुम असेट्स को एक्सचेंज मतलब क्या करते हो? ये ना अपने स्कोप के बहुत बाहर है. दिस इज टॉकिंग अबाउट अ डेरिवेटिव्स वाला ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का बात कर रहे हैं लोग. आपको थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल दिया था, याद रहेगा तो. वो फ्यूचर्स वाले जो ऑप्शंस वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ऐसा सब चलता है स्टॉक मार्केट में. वहाँ पे रियल में कोई डिलीवरी नहीं लेता, नेट सेटलमेंट होता है. ऐसा अपना बात हुआ है. तो नेट सेटलमेंट मतलब कहना इसे आप
अपना राइट टू रिसीव एन असेट को छोड़ रहे हो, वो अपना ऑब्लिगेशन को छोड़ रहा है, एंड तुम लोग एक्सचेंज अपने मतलब दोनों के राइट एंड ऑब्लिगेशन को फिट टूस करके नेट कैश देके सेटल कर रहे हो। तो अगर ये राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल होने वाला है, मतलब वो जो तुम्हें अगर मेरा एग्जांपल भी याद है ना, तो वो 20 रुपए का प्रॉफिट आ रहा था, तुम्हें भी पता चल गया तुम्हें ये 20 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, उसे भी पता चल गया उसको 20 रुपए का लॉस होने वाला है। तो तुम लोग पूरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने की जगह क्या सोचते हो, जो ऊपर तू ही मेरे को 20 रुपए दे दे, अपन पूरा मेहनत नहीं करेंगे। जस्ट टू गिव यू दैट एग्जांपल अगेन, आई हैव अ कॉल ऑप्शन, ठीक है। कॉल ऑप्शन क्या होता है रे, पता है? आजा आजा, पक्का है उधर। कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन क्या होता है? बाय करने का, राइट टू बाय। कॉल ऑप्शन इज अ राइट टू बाय। तो मिस्टर ए ने कॉल ऑप्शन एंटर किया है, राइट टू बाय, लेट अस अज्यूम इसने गोल्ड खरीदने का राइट टू बाय किया है एट ₹1000, ठीक है। आफ्टर 3 months, 3 महीने के बाद क्या पोजीशन हो गया? आफ्टर 3 months द पोजीशन इज, गोल्ड का भाव मार्केट में चल रहा है 1300 रुपए। क्या करेगा ये? 300 रुपए देंगे। बट लाइक व्हाट शुड ही डू? वो नेट सेटलमेंट अभी नहीं पूछ रहा हूँ मैं, अभी क्या करना चाहिए ए को? राइट बेच देना चाहिए, 300 राइट एक्सरसाइज करना चाहिए, 1000 में खरीद लेना चाहिए और 1300 में बेच देना चाहिए मार्केट में गोल्ड। ए क्या करेगा? लॉजिकल पर्सन 1000 में खरीद सकता है आज वो गोल्ड, और उसको दिख रहा है कि आज मार्केट में गोल्ड कितने में बिक रहा है? 1300। तो वो क्या करेगा? हाँ भाई दे दे मेरे को 1000 में गोल्ड, मैं 300 का प्रॉफिट कमाता हूँ, ये सोचेगा ए। तो ए क्या करेगा? ही विल बाय गोल्ड एट 1000 फ्रॉम, लेट अस से सामने वाला बी है, एंड सेल गोल्ड एट 1300 इन मार्केट। बी क्या करेगा? बी के पास गोल्ड पड़ा हुआ रहेगा क्या? नहीं, जो 1300 में ये खरीदेगा, बंदा 1000 में मार्केट में टाइम पास स्पेकुलेशन करने आया है, ये गोल्ड का धंधा नहीं चलाता है अभी। ही इज इन मार्केट फॉर स्पेकुलेशन। तो बी के पास भी गोल्ड पड़ा नहीं है, तो बी को इसको गोल्ड बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा पहले 1300 में। बाय गोल्ड एट 1300, हाँ 1300, और फिर उसको भी लिक्विडेट करने के लिए वापस यस, फ्रॉम मार्केट एंड सेल गोल्ड एट 1000 सेल गोल्ड एट 1000 टू ए। टू ए। समझ रहा है क्या हो रहा है? हाँ, ये करना पड़ेगा बी को। मेरे को बताओ अभी, यस होएगा ही। जो देख, इट इज ऑलवेज वन पर्सन इनकम इज ऑलवेज अनदर पर्सन एक्सपेंस। वरना मार्केट चलेगा ही। इट इज, इसको इस कॉन्सेप्ट का कुछ तो इकोनॉमिकल नाम भी है, मार्केट इक्वालिटी कुछ बोलते हैं इसको, कि नेट सेटलमेंट पोजीशन हमेशा जीरो ही रहता है। किसी ना किसी का इनकम किसी ना किसी का एक्सपेंस पे ही हो रहा है। अगर कोई पर्सन बहुत रिच होता जा रहा है तो तुम ऐसा सोचोगे कि बट कोई पुअर थोड़ी हो रहा है, तुम्हारा रिच होने का स्पीड कम हो रहा है। समवेयर इकोनॉमी बैलेंस आउट करता है खुद को, समझो ये। अगर कोई पर्सन तुमको दिख रहा है जो ऐसा बहुत रिच होता जा रहा है, जो ऐसा फेमस हो गया, बहुत रिच होता जा रहा है, अपने को लगता है कि यहाँ पे क्या इम्बैलेंस है, वो रिच हो रहा है ना, हमारे से थोड़ी पैसा ले रहा है। वो रिच हो रहा है बिकॉज वो बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है मतलब वो तुमको कुछ बेच रहा है। वो रिच हो रहा है बिकॉज वो तुमको कुछ महंगे में बेच रहा है, मतलब तुम गरीब हो रहे हो। इट इज ऑलवेज वन पर्सन एक्सपेंस दैट इज अनदर पर्सन इनकम। तुम्हारे गरीब हुए बिना कोई दूसरा रिच नहीं होएगा। द बिलियनर पीपल व्हेन दे गेट रिच, कोई सामने वाला गरीब होते हुए दिखता नहीं है, बिकॉज उसका इम्पैक्ट स्प्रेड आउट होता है थ्रू आउट द पॉपुलेशन। समझ रहे आप लोगों को? बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, तो अपने को समझता नहीं है। बट इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम बैलेंस पे ही चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर ए प्रॉफिटेबल हो रहा है, इट हैज टू बी बिकॉज बी लॉस में जा रहा है, ऑफ एन इक्वल अमाउंट ओनली। पूरा पाई टू पाई बैलेंस होता है इकोनॉमी हमेशा। तो यहाँ पे बी को लॉस होगा 1300 में खरीद के 1000 में बेचने में। अच्छा अभी देखो, बी को पता है लॉस हो गया, ए को पता है प्रॉफिट हो गया। अभी ऐसी बात है कि अगर मैच का रिजल्ट पता चल गया है तो बचा हुआ मैच क्यों खेलने का है? मतलब सी इन अ मैच इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो खेलना पड़ता है, वो स्पिरिट ऑफ द गेम वो सब अलग। बट मार्केट में तुम्हें अब एफर्ट क्यों लेना है? बेसिकली तुम्हें रिजल्ट पता चल गया ना, 300 लॉस 300 प्रॉफिट। तो ये जो दो चार एक्टिविटी है, ये करने से अच्छा बी डायरेक्टली को कैश में 300 दे देगा।
rather than ये वो देखो मार्केट को क्या फर्क पड़ रहा है, तुम मार्केट देखो, बी 1300 में मार्केट से खरीद रहा है, ए 1300 में मार्केट में बेच रहा है, मार्केट को भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, दिख रहा है आपको? सो रैदर देन दिस होल एफर्ट, बी क्या बोलेगा, ए इधर आ 300 रख, मेरा लॉस इधर रिकॉर्ड हो गया तेरे को 300 देने पे, तेरा प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया मेरे से 300 लेने पे। गोल्ड के अंदर पढ़ो ही मत, एफर्ट क्यों डालना है ना जब प्रॉफिट लॉस हो गया। हाँ बट एक्चुअली अगर कुछ शेयर्स और वो सब परचेज किया, मैंने तो 1000 में किया होगा, तो मैं सेल करूंगी 300 में ही करूंगी ना, 1300 में। हाँ 1300, हाँ। और अगर वो मार्केट में 1600 में, ऐसा ही होता है ना? नहीं 1600 कैसे आया? उसने मेरे से 1300 में परचेज किया, तो वो प्राइस बढ़ेगा तभी सेल करेगा ना, या आपने 1300 मार्केट में बेचा ना, हाँ उसके लिए उसने मार्केट से खरीदा होगा। मैंने खरीदा मार्केट में से। आप कौन हो? अगर आप खरीद रहे हो तो आप बी हो। हाँ मैं भी हूँ। हाँ मैंने मार्केट से 1000 में परचेज किया। हाँ नहीं 1300 में। इस एग्जांपल को ही पकड़ो ना, सिंपल रखते हैं अपन। हाँ 1300 में बेचा, खरीदा, हाँ। तो मैं उसको 1400 या 1500 नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट बाउंड हो कि आपको ए को 1000 में बेचना पड़ेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप ऑब्लिगेटेड हो, ए के पास राइट है, उसको एक्सरसाइज करना है तो करेगा, बट बी को बेचना ही पड़ेगा ए को 1000 में। एक के पास वो भी राइट है ना कि उसको एक्चुअली ये भी चाहिए। हाँ वो है उसके पास, टेक्निकली राइट है, जो कोई एक्सरसाइज नहीं करता है एक्सेप्ट फॉर बिग पीपल। हाँ डिलीवरी मतलब ए बोल सकता है मेरे को 300 नहीं चाहिए, मेरे को गोल्ड दे, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी, सेटलमेंट बाय डिलीवरी। एंड ये जो इन्होंने 300 देके किया, दिस इज कॉल्ड नेट सेटलमेंट। तो ये लोग क्या प्रेफर करेंगे? 300 रुपए का, जिसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा पहले ये ट्रांजैक्शन समझा। यहाँ पे डेफिनेशन पे आते हुए, राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन फेवरेबल कंडीशन, ये किसके पास है इन दोनों में से? फेवरेबल कंडीशंस ए के पास है। हाउ एक्सचेंज? ए के पास ये राइट है, इसको एक्सचेंज कर रहा है वो बी के ऑब्लिगेशन के सामने, और उसको 300 का फेवरेबल है। तो हाउ इज दिस अ फाइनेंशियल असेट? लेकिन राइट है ना, बिकॉज सिंपल टर्म्स में नेट में उसको 300 रुपया रिसीवेबल है, तो इट बिकम्स लाइक ऊपर हो ना, राइट टू रिसीव कैश हो गया ना बेसिकली वो, दैट इज व्हाई इट्स अ फाइनेंशियल एसेट, बराबर है। इफ इट इज राइट टू नॉट एक्सचेंज बट टेक डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन फेवरेबल कंडीशंस, विल इट बी अ फाइनेंशियल एसेट? No. बिकॉज इट इज नॉट अ राइट टू रिसीव कैश, गोल्ड मिलेगा फिर, बराबर है। Yes. मैंने 1000 रुपए में एक शेयर खरीदा, और बी मतलब मैंने उसको ऐसे दिया कि इसका भाव गिर गया, तो मैंने ऐसे बाय किया, मतलब ऐसे पुट ऑप्शन में रख दिया, तो सामने वाले ने 1000 में लिया और फिर भाव 1300 हो गया, तो उस पुट ऑप्शन में तू लूज आउट करेगा फिर, हाँ मतलब मैंने बोला कि भाव कम होगा तो बट वैसे एक्चुअल में बढ़ गया। बढ़ गया। हाँ तो तू पुट ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करेगा, ऑप्शन है ना फाइनली, हाँ तेरे को जबरदस्ती नहीं है बेचना। तो ये वाले एग्जांपल में जैसे था, तो मेरे को उसको 300 पे करने का था, और वो मेरे को वापस शेयर दे देगा, बट वो शेयर की प्राइस मार्केट में तो 1300 ही होगी ना। एग्जाम्पल बनाओ, मैं मेरे को थोड़ा समझा नहीं, बोलेगा बोल। हाँ ई के पास 1000 का शेयर है, नहीं, तो अगर shares तू में कॉल और नहीं कर पुट रहा है। ऑप्शन में एंटर कर रहा है तो तुम्हारे पास पहले से कुछ नहीं है। अच्छा तो शेयर्स किसके, कॉल और पुट किस पे करते हैं? कॉल और पुट एक शेयर के ऊपर ही करते हैं, बट तुम्हारे पास वो शेयर है नहीं। मतलब वो लोग को दोनों को पता है कि स्पेक्युलेटिव के लिए ही आ रहे हैं यस, दोनों। दे डोंट हैव दैट शेयर गोल्ड और व्हाटएवर बिफोर हैंड। बट कोई बेस तो होना चाहिए ना। हाँ और बेस ऐसे शेयर हवा ही में रहेगा, होता है। अदरवाइज हवा में ही होता है वो। अच्छा हवा में होता है ऐसे डायरेक्ट, You don't have to- लिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। यस, अभी यहाँ पे देख, बी ने बोला, अभी तू ये यही वाला एग्जांपल बी के पर्सपेक्टिव से इमेजिन कर, बी ने क्या बोला, मैं तेरे को 3 महीने बाद गोल्ड बेच दूंगा, बी के पर्सपेक्टिव से। बी के पास गोल्ड था क्या? नहीं एक तरीके से हवा में किया ना उसने। हाँ इसलिए इतना बेटिंग के साथ कंफ्यूज कर दिस इज एक्चुअली इन अ वे बिकॉज अंडरलाइंग असेट से आप सिर्फ वैल्यू ले रहे हो, आप ना असेट खरीद रहे हो ना रियल में बेच रहे हो। बट अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होगा ना, अगर मैंने 5 लाख Unlimited liability- 5 लाख उड़ेंगे पूरे। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ द सेलर ऑफ ऑप्शन, सेलर ऑफ ऑप्शन मतलब यहाँ पे बी के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। कैसे? इसको चेंज करते जा, बी का लॉस बढ़ता जाएगा, अच्छा हाँ बट इसको ऐसा चेंज कर दो, कम 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 900। अभी मेरे को बताओ ए कुछ करेगा क्या? नहीं करेगा एक्सरसाइज। ए जाने ही देगा ना,
तो ए को या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस नहीं होगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सब बनाएंगे। नहीं, अभी यहाँ पे मैं तुमको बताता रियल में क्या होता है। रियल में टू एंटर इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट, ये ए को जो राइट टू बाई गोल्ड मिला ना, ये राइट थोड़ी सस्ते में मिलेगा, प्रीमियम पे करना पड़ता है और बी उसमें को। आगे कैलिफोर्निया में वो बदला भी देना पड़ता है, वो हाँ। भी होता है ना। तो यहाँ पे बी, तुम ऐसा सोचोगे कि बी पागल है क्या? यहाँ पे बी का इनकम है प्रीमियम जो ए उसको देगा, बिकॉज उसको राइट मिलेगा ए को, तो प्रीमियम इज द इनकम। तो यहाँ पे विच इज अ सेफर वन, मतलब मोर प्रॉफिटेबल वन या फिर सेफर वन? ए वाला कॉल ऑप्शन, या फिर कॉल ऑप्शन इज नॉट द पॉइंट, ऑप्शन परचेज करना, मतलब तुम्हारे हाथ में ऑप्शन रखना इज द सेफर वन। वॉरेन बफे बिलियनर बना है ऑप्शंस बेच बेच के, प्रीमियम कमा कमा के, बिकॉज वॉरेन बफे एंटर्स इनटू ऑप्शंस जहाँ पे उसको पता है सामने वाला एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, एंड वो प्रीमियम इनकम कमाता है। तो हारने पे बैठ बिकॉज लगाता है। हाँ, वो हारने पे बेट लगाता है। यहाँ पे वॉरेन बफे एस्टिमेट्स की एक गोल्ड 900 ही होगा। अच्छा, पर उसका तो ऐसा बोल रहा है ना कि लॉन्ग टर्म में हुआ है, मतलब ऐसा है। हाँ, बट आई एम सेइंग कि ऐसा इट्स अ परसेप्शन कि ये वाला ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये वाला तरफ इनकम है नहीं, सिर्फ प्रीमियम फिक्स्ड इनकम मिलता है। वॉरेन बफे ने वो फिक्स्ड इनकम कमा कमा के अपना वेल्थ कमा लिया, बिकॉज वो प्रीमियम ना अपन अपने दिमाग में एक इनहेरेंट अजम्पशन रहता है कि 1000 का ट्रांजैक्शन है तो प्रीमियम 3 रुपये होता होगा। प्रीमियम ऐसा सस्ता नहीं होता है, 100 भी रह सकता है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ क्लोज टू प्रीमियम। पता है कैसे डिसाइड होता है? 1000 रुपये 3 महीने बाद है ना, तो ये जितना फ्यूचर में है, कहना इसे रिस्क उतना ज़्यादा है। तो प्रीमियम जितना ज़्यादा फ्यूचर में एक्चुअल डिलीवरी है ना, उतना कम रहता है। एंड हाँ, एंड हाउ मच क्लोजर यू कम टू द फ्यूचर, उतना प्रीमियम बढ़ जाता है। क्यों? बिकॉज अभी तीसरे महीने के पिछले दिन ये आके बोलेगा, अच्छा सुन ना, मेरे को ना कल तेरे को शेयर राइट टू बाय करने का है। एक को मोस्टली पता ही रहेगा ना कल क्या होने वाला है, तो ये वाला ऑप्शन तो उसको महंगे में ही बेचेगा ना। समझा। तो हाउ मच क्लोजर यू आर टू द इवेंट, उतना प्रीमियम बढ़ जाता है। तो जो बोलते हैं लोग मतलब एंड मंथ में होता है, वो ये होता है ना एंडिंग सेटलमेंट। वो हर थर्सडे होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन का Square off सेटलमेंट, करके settlement। स्क्वायर ऑफ बोलते हैं उसको। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का अपना स्टॉक मार्केट सेटलमेंट इज एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। 3 महीने का रहता है ना। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने रहते हैं, बट हर महीने कभी ना कभी एक्सपायर होगा ना, हाँ। तो हर महीने का लास्ट थर्सडे को सेटलमेंट वाला टाइम मिलता है। सर एक डाउट है। यस। मतलब थोड़ा ऑफ टॉपिक है, बट ये शेयर्स में आपने बोला था ना मेरे को कि ऐसा कोई मतलब शेयर मार्केट में ऐसा कोई पोर्टल नहीं है कि जैसे होल्ड होता है शेयर्स, किसी ना किसी शेयर होल्डर के पास ही हेल्प रहता है। ऐसा बीएससी में सपोज शेयर्स नहीं है ऐसा, तो जब भी आपने बोला कि हम लोग जब भी बहुत बेचते हैं, कोई अगर सब लोग शेयर होल्डर एक साथ बेच रहे हैं, तो अगर कोई बाय करने कोई नहीं है तो शेयर का प्राइस कैसे गिर रहा है? बिकॉज दो चीज़ें यहाँ पे, टू सेपरेट थिंग्स कंबाइन टू मेक योर आंसर। पहला, हम बेचते जा रहे हैं बिना एक्चुअल शेयर के हुए, दैट इज लाइक ऑप्शंस। हाँ यू डोंट नीड टू हैव द शेयर टू सेल इट, हाँ, मतलब हवे में हो रहा है वो। बट प्राइस गिरता है। हाँ, मतलब प्राइस हाँ, पहली बात ये हवे में हो रहा है, वो समझता है ना। हाँ। बट ये हवे में हो रहा है वाला न्यूज़ तेरे एक्चुअल शेयर के भाव को गिराता है, हाँ, ऐसा चलता है, डायरेक्टली भाव को नहीं गिराता है। तो मतलब अगर ये लोग बेचते जा रहे हैं तो शेयर होल्डर से लग रहा है कि सब लोग बेच रहे हैं, यार कुछ तो कंपनी में बुरा हो गया होगा, उसीलिए तो सब बेच रहे होंगे, वो हवे में प्राइस गिरता तो है। लोग जिसके पास एक्चुअल शेयर है वो लोग भी बेचने चालू कर यस, दैट ड्राइव्स डाउन द प्राइस। देंगे। वो लोग या तो जो लोग के पास है वो बेचना चालू कर देते, या तो ये न्यूज़ देख के खरीदने वालों का डिमांड जीरो हो जाता है। हाँ, तो Either- अगर डिमांड तो बेच कैसे सकते हो? नहीं बेच सकते हो। अगर मेरे को बेचने की इच्छा है, कब बेच पाऊंगा? जब कुछ बाय करने को ready है। बराबर है। तो अगर मैं बोलता यार मेरे को 1000 में बेचना है, तू बोलेगा नहीं, हाँ, मैं क्या करूंगा? प्राइस गिरा तो खरीदने वाला फिर कम होगा तो प्राइस खरीदेगा गिरेगा ना। ओके, ओके। लालच। पर इतना सर डॉट टू और फिर डॉट जब भी कोई खरीदने के लिए रेडी होगा वापस प्राइस स्टेबल होकर बढ़ने लगता है। सर पर इतना डॉट टू डॉट समझो, इसको 1000 बेचना है, आपको 500 लेना है, मिसमैच होगा ना क्वांटिटी का। यस, तो मार्केट एक्ट्स एज अ मिडिल पर्सन। यहाँ पे वो 2-500 वाले ऑर्डर उठाएगा, तेरे को 1000 बेचेगा। मार्केट मेरा और दीप का कभी भी डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं करवाएगा, एक पूल रहता है बीच में, ये पूल में शेयर्स पड़े रहते हैं। इसलिए प्राइस एवरेज होता है, मतलब ये पहले एवरेज बीएससी में से राउंड टेबल था वो, इसमें हाँ। था ना। उसलिए रिंग बोलते थे। हाँ, अच्छा, मस्त है। हाँ। एंड तुम्हारा और एक थिंग कुछ तो बोलना था मेरे को इस कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, तुमने इकोनॉमिक्स में परफेक्ट कंपटीशन सीखा है। इट इज नेवर रियल इन प्रैक्टिस। स्टॉक मार्केट इज अ परफेक्ट कंपटीशन है बाय द वे। रियल इन प्रैक्टिस नहीं है, इट इज रेयर इन प्रैक्टिस। प्राइस सेम है। मैं आपको 2 ही एग्जांपल बता पाऊंगा परफेक्ट कंपटीशन का।
एक स्टॉक मार्केट है, तुम सारा वो कंडीशंस देखो। गोल्ड ना और फिर कॉमोडिटी गोल्ड नहीं, मैं और बेटर एग्जांपल बताएगा। एक शेयर मार्केट है, क्यों सारा वो कंडीशन टिक मार्क करो ना, क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, नो बैरियर्स टू एंट्री, होमोजीनियस प्रोडक्ट। मतलब मेरा रिलायंस का शेयर इसके रिलायंस के शेयर से अलग नहीं है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, सब बैठता है। दूसरा एग्जांपल, एक क्लासिक ट्यूसडे पे सब्जी मंडी, दैट इज द सेकंड, नहीं, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन। लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ, भरा हुआ मार्केट है, लार्ज नंबर ऑफ बायर होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट। ये सब सब्जी वाले एक ही जगह से लाते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट। हाँ, इसीलिए इनका प्राइस जो होता है ना, हाँ, मतलब इनका प्राइस एक्चुअली मार्केट खुद रेगुलेट कर लेता है। दिस इज सब्जी मंडी ऑन अ बिजी डे। ट्यूसडे वाला, एक ट्यूसडे एक्चुअली एक हाट का कॉन्सेप्ट होता है, उसलिए बोला मैं। ऐसा छोटे जगहों पे हाट बोलते हैं उसको, मार्केट लगता है, और ये ट्यूसडेज को रहता है नॉर्मली। तो वो टाइम पे सब्जी मंडी जब भरता है और लोग भी भरते हैं, दैट इज अ परफेक्ट कंपटीशन। होते हुए देख सकते हो तुम, मार्केट तक जाने का जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे अगर आपका, टू कम टू दिस कॉन्सेप्ट, अगर आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज करने का राइट है फेवरेबल कंडीशंस में, मतलब एक्सचेंज करने का राइट मतलब नेट सेटलमेंट, मतलब मेरे को कैश मिलेगा, गोल्ड बिल्ड नहीं, मतलब ये फाइनेंशियल असेट है, बराबर। फोर्थ वन, ये ना थोड़ा पहले का तीन ना थोड़ा लॉजिकल, फोर्थ वाला ना एक एग्जाम्पल डेफिनेशन में घुसा दिया है। नॉर्मली मैं तुमको हमेशा, मैं जब भी तुमसे मीनिंग पूछता हूँ, तुम एग्जाम्पल्स देते हो, मैं नई एग्जाम्पल करता है तुमको, बाई प्रैक्टिस जब से अपन एएस पढ़ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन स्टैंडर्ड ने ही थोड़ा अजीब चीज किया, इनका फोर्थ डेफिनेशन इज एन एग्जाम्पल। मतलब वो लोग इस चीज को विदाउट लॉजिक जबरदस्ती फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मान रहे हैं, बराबर। अगर एग्जाम्पल का नाम डाल दिया है, मतलब वो लोग जबरदस्ती बोल रहे हैं ये फाइनेंशियल असेट है, क्यों नहीं पूछने का। दे हैव रिटन इक्विटी शेयर ऑफ अनदर एंटिटी, ऑलवेज अ फाइनेंशियल असेट। बट क्यों नहीं है? क्या कैश ही मिलता है, नेसेसरी नहीं है, बेचेंगे तो कैश ही मिलता है ना। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन एज पर मी। फॉर मुकेश अंबानी द शेयर्स ऑफ रिलायंस आर नॉट अ फाइनेंशियल असेट। उसका कभी बेचेगा नहीं वो, या फिर उसका कोई वारिस या वॉट एवर, वो भी नहीं कभी बेचेगा। फेवरेबल कंडीशंस आएगा नहीं ना बेचने के लिए। नहीं, मैं सेकंड वाला बोला, थर्ड तो बैठता ही नहीं है इसमें। राइट टू रिसीव कैश में भी कभी नहीं है वो। रिलायंस का शेयर फॉर मुकेश अंबानी इज नेवर अ फाइनेंशियल असेट। तो फिर बट क्यों, वो तो बेच के आ ही सकता है ना। नहीं, बट बेचेगा क्या? उसका काइंड ऑफ कैपिटल है ना वो। हाँ, मतलब वो मैं ऐसा बोलता हूँ तुमको, चलो बेटर वे में, इतना लॉजिकल साउंड नहीं कर रहा है, मेक इट साउंड लॉजिकल। अगर मुकेश अंबानी रिलायंस का शेयर बेच रहा है, मतलब अगले दिन रिलायंस का शेयर ही नहीं रहने वाला है, कंपनी लिक्विडेशन पे बेचेगा वो। मतलब राइट टू रिसीव कैश तब है जब वो असेट ही खत्म हो रहा है, अदरवाइज इट इज नॉट अ राइट टू रिसीव कैश फॉर हिम। और अगर वो लोन में देते तो ऐसा, वो आपने इलॉन मस्क का एग्जांपल दिया था, लोन वाला, देन योर फाइनेंशियल असेट इज नॉट द शेयर। वो लोन, देन इज अ लोन। हाँ, चेंज हो जाता है, असेट नेचर चेंज हो रहा है बीच में। तो फिर वो असेट थोड़ी रहेगा। अपन ने लोन लिया है वो देके, शेयर देके, तो वो असेट थोड़ी हो जाएगा। असेट भी नहीं है, बट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो हो सकता है, लाइबिलिटी भी आता हो है, जाएगा। बट फिर वो लोन है, शेयर नहीं है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी पढ़ते हैं अभी, क्या होता है असेट, थोड़ा समझा है। एग्जाम्पल असेट डेफिनेशन काफी सिंपल है। कैश होना चाहिए, या तो राइट टू रिसीव कैश, या तो राइट टू रिसीव कैश इन एन एक्सचेंज, या तो इक्विटी शेयर। एग्जाम्पल्स असाइड बहुत सिंपल डेफिनेशन है, और एग्जाम्पल एग्जाम्स में एग्जाम्पल नहीं, अपने को डेफिनेशन याद रखना है, वो सिंपल सही है। व्हाट इज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी? फाइनेंशियल असेट का काफी हद तक उल्टा, कैश का कुछ उल्टा नहीं होता है। सो ये फर्स्ट वाला चीज नहीं आता है। हाउएवर सेकंड का राइट टू रिसीव कैश है, तो इधर क्या होगा? राइट नहीं, ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। पे कैश, डिलीवर कैश इज फाइन। ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। ये वाला, बट बाहर कुछ सनलाइट है नहीं खास। अच्छा, राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन फेवरेबल कंडीशन वाज अ asset. Right to exchange financial instrument in unfavorable conditions will be a liability. मतलब B के लिए तो 300 liability payable in cash है ना, उतना ही, समझा ना? मुझे एक डाउट है। बोल। आपने कैसीनो रन देखे थे?
उसमें पता है वो 100 मिलियन का बैट कर रहे वो प्लेन के अगेंस्ट कि वो प्लेन पूरे मतलब पैसे मिलेगा उसको पैसा, तो उसका 100 मिलियन लॉस्ट कैसे हो जाता है? उसको कुछ तो वापस मिलेगा ही ना वापस। समझा उसमें तो नहीं, ऐसे दिखाता है उसने अपना प्लेन बेट किया बेसिकली। नहीं वो मूवी देखा है आपने? हाँ बट ये वाला ध्यान में नहीं आ रहा। मतलब वो प्लेन वो मतलब एक उसने 100 मिलियन एक कंपनी के ऊपर बैट किया कि इसका प्राइस गिरेगा और उसका प्लेन फोड़ने की ट्राई की थी बट वो फूटा और उसका नहीं। प्लेन वो फोड़ने की ट्राई की थी बट वो फूटा नहीं, हाँ। उसने बचा लिया था, तो वो कंपनी का शेयर्स गिरे नहीं थे और उसके 100 मिलियन लॉस्ट हो गए थे पूरे। तो पूरे उसका लॉस 100 मिलियन नहीं है, उसका लॉस ये ट्रांजैक्शन में एंटर करने का प्रीमियम है। अच्छा वो रियल लाइफ में, वो उसमें मूवी में ऐसा प्रीमियम नहीं दिया रहेगा बट यस रियल लाइफ में प्रीमियम होता है। 100 मिलियन का प्रीमियम भरना पड़ता है कि ये शेयर का प्राइस गिरेगा। हाँ मतलब देखो अगर कोई चीज़ का बेनिफिट उठाना है तेरे को फ्री में एंट्री नहीं देंगे वो लोग, प्रीमियम लेके तू ये बेट एंटर कर सकता है। तो अगर वो हारेगा तो सिर्फ प्रीमियम जाएगा, बेट का पैसा मतलब जैसा ये बोल रहा है उन इन दैट केस इनका बेट ऐसा था कि वो कंपनी का शेयर 100 मिलियन से गिरेगा। नहीं वैसा नहीं था, उसने 100 मिलियन लगाया था कि कंपनी का शेयर लगाया था, बोला तू तो 100 मिलियन गया ना भाई, गिरेगा तो लगाया था तो गया ना। हाँ मतलब 100 मिलियन में प्रीमियम था नो उसका। हाँ इफ यू लूज यू हैव टू पे 100 मिलियन, दैट इज व्हाट लगाना मींस। नहीं भाई यही डाउन गिरेगा शेयर प्राइस ऐसे उसमें। देन ये दोनों एग्जांपल अलग है। यहाँ पे तेरा प्रीमियम 100 मिलियन है, वही हुआ ये। यहाँ पे तेरा प्रीमियम 100 मिलियन है और तेरा गेन ये होता था कि अगर कंपनी का शेयर बढ़ जाएगा तो तेरे को 100 मिलियन मिलेगा, बराबर। मतलब क्या है सामने वाला तेरा बेनिफिट क्या है, गिरना चाहिए शेयर। तो तेरे को मिलेगा क्या? 100 मिलियन मिलेगा ना, कितना मिलेगा? 100 मिलियन। नहीं वो उसमें नहीं दिखा था पता है। हाँ मतलब नहीं, दैट हैज टू बी योर गेन देन। दिस इज कॉल्ड एज अ क्लीन बेट। ये जो तूने बोला ना, ये क्लीन बेट होता है। ये इट इज नॉट अ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में यू हैव अ राइट टू डू समथिंग, यहाँ पे कोई राइट नहीं है। ये तो फाइनेंशियल एसेट पे थोड़ी ना हाँ, होती है, तो ये financial का दैट इज नॉट द ये पॉइंट। तो सट्टाबाजी है ना। हाँ ये इसको क्लीन बेट बोलते हैं। मार्केट में किया था वो लोग ने। मार्केट में ये ऑप्शन कैसे करेगा तू? प्लेन उड़ाने का अबे नहीं, ठीक है। तू बैठ लगा इसका गिरेगा, मैं तेरे को 100 करोड़ दे देगा, तो ये बैटिंग कौन मार्केट मूवी है समझ ना ऐसे उड़ा मतलब तेरी मैं मैं समझा तेरा, सुन। हाँ। ही वांट्स टू आस्क कि अगर ये वाला चीज अपन चल एक बार मार्केट में भी इमेजिन भी करे तो ये क्लीन बेट होता है, ये मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा हाँ। शेयर का लेन देन नहीं है। हाँ, मार्केट में लेन तेरे देन पास का बात right नहीं है, नहीं है मतलब इट इज यहाँ पे ना, ये हाँ ये financial गैम्बलिंग हो asset गया ही है, वही कुछ बिकॉज और। ये डेरिवेटिव योर कॉल ऑप्शन इज अ डेरिवेटिव। इसको डेरिवेटिव्स बोलते हैं, सुना रहेगा तू। हाँ मतलब इट्स वैल्यू इज डिटर्मिनेंट ऑन एन अंडरलाइंग एसेट। एक सेकंड, मतलब समझा देखो, किसी के इसका वैल्यू इज डिटर्मिनेंट, मतलब इसका वैल्यू डिराइव होता है अंडरलाइंग एसेट में से। यहाँ पे तेरे को याद है 300 का प्रॉफिट हुआ। हाँ 300 का प्रॉफिट क्या देख के हुआ? गोल्ड का वैल्यू। हाँ, ये जो 100 मिलियन है ये कोई असेट अंडरलाइंग असेट से नहीं आ रहा है। वो कंपनी के शेयर्स हुए ना अंडर कंपनी का शेयर 100 मिलियन का नहीं है। नहीं शेयर प्राइस कंपनी का शेयर प्राइस 100 मिलियन का नहीं है। मैं बोल रहा है 100 मिलियन तूने डिसाइड किया, यहाँ पे 300 गोल्ड के प्राइस से आ रहा है। फर्क समझा देखो। तो अंडरलाइंग असेट है, वहां पे नहीं है। दैट इज अ क्लीन बेट, देयर इज नो अंडरलाइंग असेट। वो मार्केट में नहीं होता है। चलो लिखा ये लाइबिलिटी वाला पार्ट भी लिखा ना, एक डाउट है, बोलना। ये आपने बोला कि ये गोल्ड वाला जो है वो डेरिवेटिव है, यस, तो अपना कमोडिटी डेरिवेटिव में क्या होता है? गोल्ड इज अ कमोडिटी डेरिवेटिव बिकॉज गोल्ड इज अ कमोडिटी। हाँ, तो अपना नॉर्मल डेरिवेटिव में शेयर्स रहेगा नीचे। एनीथिंग अदर देन शेयर्स इज कमोडिटी डेरिवेटिव्स। इसमें वीट होता है, बहुत कुछ होता है, ऑयल होता है। ऑयल होता है। हाँ। अच्छा ये आपको लिस्ट याद है, ऐसा चल रहा था 1 2 3 करके। ये डेफिनेशंस के लिस्ट का 4th वाला लिख रहा हूँ अभी, और कंटिन्यूइंग दैट लिस्ट। ये हो गया, दो ही था इसमें हाँ। फाइनेंशियल लायबिलिटी में। फोर्थ इज बारिश आ रही है। अरे बारिश आ रही है। वरसाद पड़े છે बारिश में मैंने तो लगा एसी का बारिश है। बारिश का टेस्ट कैसे लगेगा? बारिश में लिखना भी नहीं है इधर। नहीं, पानी आ जाएगा कुछ नहीं करना। अच्छी बात है, जो ऐसा मिट जाएगा। काफी डिस्टर्बेंस है। अरे अरे अंकल तो मोड़ू जो है भाई, पहला तो एक वक्त मोड़ू जो और है। ये सब निकालना सब डाउन की होएगा। नहीं
अभी हम भाई टाइम पास का एटीएम आपको अच्छा ऐसे क्या करे जयदीश भी है चलो मैं तो मोडू ले आऊंगा वो ये टाइम पास को इग्नोर कर रहे हो. पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स. पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक? नाम से जो लिटरल डेफिनेशन तुम गेस करोगे तो वही रहेगा. इक्विटी शेयर नहीं है पर इक्विटी शेयर है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर. Yes, that is an example again. But potential equity share मतलब ये equity equity share. shares. हाँ, ये equity share right now है, नहीं Can be बन converted. सकता है. Yes. What are examples of things जो equity share बन सकता है? Convertible, Any preferential, convertible, जो भी ये convertible चीजें होते हैं, all are these potential equity shares. बराबर? खुद में ले आओ पहले. Financial instrument. पोटेंशियल अर्निंग पर शेयर ये सब कुछ भी ले आओ include पहले. करता है. हाँ, समझ गया. Right to it. अर्निंग पर शेयर में हम सब ये इंक्लूड करते हैं. क्या? ये सब नहीं, अभी इसका कॉन्टेक्स्ट अर्निंग पर शेयर में समझेगा अपने को. ये अपने को वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए सो दैट स्टैंडर्ड समझे. वैसा पोटेंशियल इक्विटी शेयर इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच एंटाइटल्स और मे एंटाइटल a holder to equity shares. ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स में इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? Potential. इक्विटी शेयर्स. नहीं तुम ध्यान से समझो. पोटेंशियल डिबेंचर नहीं बोला है, मतलब इफ इट इज कन्वर्टेबल इनटू इवन प्रेफरेंस शेयर मैं इधर से बाहर निकाल देगा. समझा? वो भी wrong गया. ट्रू और फॉल्स. अगर तुम्हारा जो भी डिबेंचर है इफ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर यहाँ नहीं आएगा. इट हैज टू गेट कन्वर्टेड इनटू एन इक्विटी शेयर ओनली. चलो, now we have understood the definitions. Sorry, now I have explained the definitions. Yes. ये लिखा है क्या तेरा cancel ना? कैंसर बारिश में क्या कैसे करें? भाई टेस्ला कौन नहीं है ये सब हम लोग देखो सिखा तू कैसे नहीं चालू कर दे. ये तो सर वापस क्या हो गया इसका? रिकॉर्डिंग है भाई रिकॉर्डिंग है भाई सिचुएशन इज अंडर टूर्नामेंट भी फैमिली टूर्नामेंट है. बेसिक ईपीएस. चलो ये ध्यान दे. ये चल आगम ध्यान दो. बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? सर ये ऐसा मतलब आप यही तो बताना था आपको. प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ शेयर्स. ये अपने को एक आइडिया है. ईपीएस कैसे निकालते हो? प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ शेयर्स. बट द डेफिनेशन इज अ लिटिल मोर स्पेसिफिक देन दैट. कैसे टाइप का प्रॉफिट एंड इधर कैसे टाइप का प्रॉफिट एंड कैसे टाइप का शेयर्स, दोनों में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है. ठीक है, फर्स्ट लिखो. अपन पहले लिखते थे एक एक को समझते, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को. फ्री रिजर्व है नहीं वैसा नहीं. फ्री रिजर्व्स हैव बीन उसी साल का प्रॉफिट आएगा ईपीएस में. फ्री रिजर्व्स पिछले साल का होता है. ये बेसिक ईपीएस का मतलब क्या? बेसिक मतलब देयर विल बी अनदर टाइप ऑफ ईपीएस लेटर, उसीलिए इसको बेसिक ईपीएस बोलते हैं. इसको इसको बाय इटसेल्फ बेसिक बोलने का कोई लॉजिक नहीं है. सॉरी, तू अर्निंग्स पर शेयर जब निकालता है, अगर मैं देखो पूछता हूँ तेरे कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया, फ्री रिजर्व में डालेगा ना. बेसिक ईपीएस क्या होता है? बेसिक ईपीएस इज प्रॉफिट और लॉस. यहाँ तक हमको भी पता था सर, आगे वाला बताओ. एट्रीब्यूटेबल टू, क्या लगता है एट्रीब्यूटेबल टू हूँ? नहीं, टाइम नहीं, पर्सन है. नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर्स. बराबर, एकदम स्पेसिफिकली. प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. अगर लॉस होगा तो उसको अर्निंग्स थोड़ा ना बोलेंगे. उसको बट हाँ नेगेटिव ईपीएस आता है, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है. लॉस पर शेयर. प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. अच्छा, यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब नहीं, पहले अपन पूरा लिखते हैं, देन फर्स्ट न्यूमरेटर पे बात करते हैं. डिवाइडेड बाय समथिंग कॉल्ड एज विंस. फुल फॉर्म बाद में लिखेगा.
शॉर्ट फॉर्म है। नहीं वर्ड है शॉर्ट फॉर्म है वो। नाम है अभी तूने वेन्स नहीं सुना? ब्रूस वेन। तेरा खून किसमें? अरे अरे उसने तो एसएससी भी नहीं सुना है क्या? स्पेस शटल से। पता नहीं कौन से दुनिया में। P&L attributable to equity shareholders. Now ये टर्म को अभी अपन डिफाइन करेंगे फर्स्ट। ये वाला चीज सुनते ही दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, P&L तो बिना लिखे भी बाय नेचर एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ही होता है ना? नहीं, प्रेफरेंस शेयर का भी यस, प्रेफरेंस शेयर का अपने को बाहर निकालना पड़ेगा डिविडेंड, दैट इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो P&L एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपन कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट। ये नेक्स्ट वाला जो दो चीज में लिख रहा है ये तुमको पता है, बट स्टिल एज अ डेफिनेशन अपन लिखेंगे माइनस डिबेंचर इंटरेस्ट, ये माइनस होना चाहिए, टैक्स भी माइनस होना चाहिए, एंड प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस होना चाहिए, बराबर? अच्छा तो डिबेंचर इंटरेस्ट टैक्स के हाँ, बिकॉज इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल। फिर वो सेकंड फर्स्ट क्या है? नेट प्रॉफिट। उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट, टैक्स, ये सब माइनस करने के बाद जो बचा दैट इज ट्रूली प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही है, मतलब इसमें से अब कुछ बाहर निकालना बाकी नहीं है, बराबर? व्हाट इफ इसमें से रिजर्व से बाहर निकाला तो? व्हाट इफ इसमें से रिजर्व्स के लिए बाहर निकाला तो? बट रिजर्व्स तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही होता है, तो वो एडजस्टमेंट इग्नोर होगा। रिजर्व बाहर हम ईयरली कैलकुलेट करते हैं। यस, तो हम लोग वो ऐड बैक ही करेंगे ना। हाँ, बेसिकली तो रिजर्व माइनस नहीं करेगा, हाँ, वही। इवन इफ यू आर मैंने- पुटिंग समथिंग फ्रॉम योर प्रॉफिट इनटू योर रिजर्व्स। अभी जो आपने बोला ना वो डिविडेंड हुआ ना इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन सा? का निकाल रिजर्व रिजर्व्स में ट्रांसफर कर रहा है, डिविडेंड नहीं, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। वो सब यहाँ पे कंसिडर नहीं होता है, क्यों? बिकॉज तुम रिजर्व्स में ट्रांसफर कर रहे हो तो रिजर्व्स किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही है, तो उसको माइनस करने का जरूरत नहीं है। अपन तुम ध्यान से देखोगे तो माइनस क्या हो रहा है? पेमेंट्स दैट आर गोइंग टू पीपल अदर देन इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो माइनस हो रहा है, ठीक है? सो दिस इज P&L एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सर वो डिबेंचर इंटरेस्ट और टैक्स इक्विटी शेयर कितना होल्डर्स बदलना नहीं होता मतलब। उनके लिए एक्सपेंस है ना, उनको देना पड़ेगा ना, बचा हुआ ही उनको मिलेगा। नो चलो वेन्स समझो, भारी होता लिखा है भारी होता वेन्स का फुल फॉर्म क्या होता रहेगा? इट इज समथिंग रिलेटेड टू नंबर ऑफ शेयर्स। ये तो इक्विटी शेयर्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। Yes. W नहीं समझ नंबर ऑफ हां एक है एवरेज एट्रीब्यूटेबल वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ Number of इक्विटी equity शेयर्स। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। फुल फॉर्म गेस किया, यस अब मीनिंग बताओ। व्हाई वेटेड एवरेज? व्हाट वेटेड एवरेज? नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अलग शेयर्स अरे नहीं। मतलब कि एवरेज हम लोग लेते हैं ना सर वो अगर- डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाला उसके लिए नहीं, वो वाला नहीं। अगर एक ही साल में मैंने और शेयर इशू किए तो उसमें एवरेज का क्या है? थोड़े अगर पहले 1000 शेयर्स थे हाँ। वो 1 ईयर के लिए है, हाँ। फिर लास्ट 6 महीने में और लिए तो वो 6 महीने के लिए है ना एक्स्ट्रा शेयर। हाँ, बट तू प्रॉफिट वो 6 महीने वालों को आधे साल का ही देगा क्या? हाँ, आधे साल का ही देगा, बराबर बोल रहा है वो। योर वेटेज इज टाइम हियर। 21 क्या? अब भी ज्यादा क्वेश्चन मुझसे तो राइट है। रिस्क लेना अगली बार। अच्छा, योर वेटेज इज टाइम हियर, मतलब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मींस, टू टेक अ सिंपल एग्जांपल, 4 लोग ने कॉन्ट्री करके एक ट्रिप पे गए, ठीक है? 100 रुपया डाला, 400 रुपया हुआ, ट्रिप पे गए। ट्रिप से वापस आने के बाद 360 रुपीज स्पेंड हुआ, 40 बच गया। 4 लोग, हाँ? अभी 5वां बंदा इनके साथ रिटर्न टैक्सी में खाली बैठ के आया, समझ रहा है तुमको? खाली रिटर्न वाले टैक्सी में बैठ के आया। तो जब ये लोग उतर गए, सब ट्रिप खत्म हो गया, तो अभी 40 का एक्स्ट्रा बचा है, वापस बांटना पड़ेगा। मैं 5 लोगों में बांटूंगा 8-8 रुपए, बराबर? नहीं, 4 लोगों में तो ये वो तो बाद में आया ना। हाँ। सिमिलरली जो इक्विटी शेयर होल्डर साल में बाद में ज्वाइन कर रहा है, उसको पहले के 11 महीने का प्रॉफिट क्यों देने का है? तो अगर तुम प्रॉफिट को डिवाइड करोगे लास्ट में एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स से, दैट इज लाइक डिवाइडिंग दैट 40 विथ लास्ट में एग्जिस्टिंग 5 लोगों से। यू आर इग्नोरिंग द फैक्ट कि एक बंदा पहले से नहीं था। समझा? तुमको कॉन्सेप्ट समझा? यस यस, बोल रहा था सर कुछ? वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू इश्यूज ना, नॉट ट्रांसफर्स। नो, ट्रांसफर। हाँ, अभी ये लॉजिक पहले वेटेड एवरेज नंबर का पहले बेसिक लॉजिक समझता है। अभी मेरे को बताओ, व्हाट इफ क्या, इनफैक्ट कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है, कहने से उसका साल में
15-30 लाख बार शेयर ट्रांसफर होता रहेगा, कितना ट्रेडिंग होता है, तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर प्रैक्टिकली निकाले कैसे? ट्रांसफर से कुछ इफेक्ट तो वही ट्रांसफर से कोई इफेक्ट ही हाँ, नहीं वही, पड़ता है। वही। ये ट्रांसफर से नंबर ऑफ शेयर थोड़ी चेंज होता है। नंबर तो उतना ही रहता है। तुम 4 लोग गए और कोई उधर जाके अलग 4 लोग आए, तो इसमें तुम डिवाइड तो फाइनली 4 लोग से ही करोगे ना। 5वां बंदा आया तो प्रॉब्लम हो रहा है ना। तुम आपस में शेयर बेचते रहो, कंपनी का शेयर नहीं बढ़ रहा है, तुम ही आपस में वही एक ही शेयर को बार बार बेच रहे हो। दैट डज नॉट इम्पैक्ट योर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, इनफैक्ट दैट डज नॉट इवन इम्पैक्ट योर नंबर ऑफ शेयर्स। वरना ये तो ऐसी बात हो गई कि अगर रिलायंस का शेयर साल में 30 बार बिका तो उसका शेयर कैपिटल 30 शेयर से बढ़ गया। नहीं, शेयर कैपिटल उतना ही है, वही एक शेयर 30 बार सेल बाय हो रहा है। समझता है ना फर्क? वो शेयर के ट्रांजैक्शन से वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज जाने दो, नंबर ऑफ शेयर ही नहीं बढ़ रहा है, तो वेटेड एवरेज तो बात की बात है। कीपिंग दिस असाइड, द ओरिजिनल लॉजिक फॉर टेकिंग टाइम एज अ वेटेज समझता है, बिकॉज जो बंदा बाद में आ रहा है उसको प्रॉफिट भी बाद का ही मिलना चाहिए। बराबर है, वो तुम्हारा कंसोलिडेशन का प्री पोस्ट वाला हिसाब वही है। ठीक है, तो अभी इसमें कैसा है ना कि बाद, हाँ बोल। अगर सर अगर नया इशू किया तो आईपीओ किया तो फिर आईपीओ किया तो उसमें कुछ तो नया ही आएगा। हाँ, but क्या doubt क्या है? एफपीओ किया अगर सपोज डज नॉट मैटर वेदर आईपीओ और एफपीओ। अरे सर आईपीओ रहेगा तो पहले कोई शेयर था ही नहीं, मतलब trading हाँ, हो रहा था तभी। हाँ, जब वापिस किया तो अपना नंबर ऑफ शेयर ही बढ़ गया सीधा। हाँ, तो अपना अर्निंग्स पर शेयर चेंज हो जाएगा ना। ये सोएगा ना, तो फिर वो तो जो होना भी इशू- चाहिए ना। नहीं तो मतलब इशू किया उसके बाद से कैसे कैलकुलेशन करोगे? हाँ, तो इसमें कैसा है कि इट इज मच कॉम्प्लिकेटेड टू चेंज द न्यूमरेटर, कि प्रॉफिट पहले 9 महीने का निकालो फिर 3 महीने का निकालो। अज्यूमिंग दिसंबर में हुआ ये, पहले 9 महीने का प्रॉफिट इनको बांटो, 3 का इनको बांटो। इसमें प्रॉब्लम क्या है? 2 चीज़, पहला कॉम्प्लिकेटेड बहुत है, दूसरा 3-4 ईपीएस निकलेगा, तुम्हारे लिए इतना, तुम्हारे लिए इतना, तुम्हारे लिए इतना। ये नहीं चाहिए शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को एक ईपीएस चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड का स्मार्ट वाला सॉल्यूशन क्या है, न्यूमरेटर रहने दो, न्यूमरेटर वैसा ही रहने दो प्रॉफिट, तुम डिनोमिनेटर में अमेंडमेंट लो। सर तो वेटेड एवरेज नंबर स्टॉक स्प्लिट किया तो कुछ इफेक्ट नहीं आएगा ना? आएगा ना, ईपीएस ईपीएस आधा हो जाएगा, अच्छा वैसे। बट तेरे पास 2 शेयर रहेगा। हाँ। बराबर। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में क्या करेगा तू, तेरे पास इट इज बेसिकली नंबर ऑफ, पहले मीनिंग लिखते हैं, इट इज नंबर ऑफ शेयर्स टेकिंग टाइम एज अ फैक्टर, या फिर टेकिंग टाइम एज वेटेज। एग्जाम्पल, अभी तेरा वाला चीज ट्राई करते हैं एड्रेस करने को। 1 अप्रैल X1 को 1000 शेयर था, तू बता ना क्या मतलब, कुछ इमेजिन कर एग्जाम्पल, अपन सॉल्व करते उसको। पहले से था शेयर बोल रहा है ना, तो बाद में एफपीओ हो रहा है। हाँ। तो साल के शुरुआत में शेयर है, फिर अभी कोई भी डेट ऐसा दिसंबर 31, हाँ 31 31 दिसंबर X1 को वो 5000 और इशू किया। 5000 और इशू किया, ठीक है। तो व्हाट आर द नंबर ऑफ शेयर्स ऑन 31 मार्च? 6000। बट अगर मैं मेरे प्रॉफिट को 6000 से डिवाइड करेगा, ये अनफेयर है, बिकॉज ये पब्लिक को पूरा साल का क्यों प्रॉफिट देना है। बट हमने क्या बात किया, न्यूमरेटर को चेंज नहीं कर सकते, तो डिनोमिनेटर के साथ में क्या करेगा, माई नंबर ऑफ शेयर्स इन डिनोमिनेटर, ये तो पूरे टाइम था, प्लस 5000 इंटू 3/12, बराबर। दिस इज व्हाट यू विल डू टू योर डिनोमिनेटर। कितना आता है ये? 1/4 ना, 1250, 2250। दिस विल बी योर नंबर ऑफ शेयर्स। ये ऑटोमेटिकली एंड मैथमेटिकली सब कुछ ठीक कर देगा, बराबर है। ये नंबर ऑफ शेयर्स जो तो डिनोमिनेटर में लेगा, मतलब ऐसा समझ तू इनको, अच्छा ये 2250 रुक, मैं देखो बेटर समझा था। 2250 का आंसर एक्चुअली कहना से ऐसा आया है, मतलब इन दिस 2250, हाँ तू इनको पूरा भाव दे रहा है, इनको इतना ही भाव दे रहा है, तो कहना से ईपीएस अपने आप बराबर आएगा। एक ही प्राइस मतलब, मार्केट प्राइस, बट इसमें मार्केट प्राइस कहाँ लिया मैंने? अर्निंग पर शेयर तो उस पे कैलकुलेट होगा ना, फर्दर आईपीओ में दिया आपने। EPS is not dependent on MPS. EPS is profit divided by number of shares. अर्निंग पर शेयर होता है ना EPS। तो अर्निंग
मार्केट में मेरा शेयर है एफपीओ के बाद, आपका शेयर है आईपीओ के बाद, आपने पहले से लिया, मैंने बाद में लिया, बट भाव तो दोनों का 700 ही है। तो मैं ईपीएस कहाँ से इसमें चेंज हो रहा है? अरे प्रॉफिट, अरे सर, तो पीएनएल उसमें निकालेगा अभी तभी तो हाँ, नेट आपका प्रॉफिट अर्निंग आता पर शेयर है ज़्यादा ना, होगा, उसमें से मेरा आएगा। अर्निंग पर शेयर कम होगा। हाँ। जिसमें सपोज अर्निंग्स अपना अज्यूम किया कि 10,000 है, हाँ तो अगर एफपीओ नहीं होता था तो 10 रुपीज ईपीएस होता था, बट तो अभी 2 to 5 हो रहा है, बराबर। तो वो तो कम हो रहा है ना ईपीएस। हाँ बिकॉज सेम प्रॉफिट ज़्यादा लोगों में बट रहा है। हाँ बट तो जो पुराने वाले 1000 थे उनको तो अभी 4.4 मिल रहा है खाली, और नए वाले सबको 4.4 मिल रहा है, तो मतलब वो इक्वल नहीं हुआ ना। वो लोग तो पूरे नहीं। साल के लिए रखे तो भी वो लोग का ईपीएस 4.4 है, हाँ। एंड जिन्होंने 3 महीने के लिए रखा उनका भी ईपीएस 4.4 क्या होता है ना, यू आर मेकिंग अ फंडामेंटल एरर व्हाइल सॉल्विंग दिस। सोच के एक सेकेंड ना, इसका डाउट क्या है कि ईपीएस एक ही आएगा ना इससे, हाँ। तो 1000 शेयर वालों को भी वही ईपीएस, 5000 शेयर वालों को भी वही ईपीएस, कैसे फेयर हुआ? उनका नंबर कम कर दिया ना। बट उनको उतने शेयर्स पे फाइनली जब मैं बोलेगा कि मेरा ईपीएस जितना भी है 4.4 या व्हाटएवर, वो तो वो उनके 5000 शेयर पे मानेंगे ना। 4.4 कैसे आया? वो उसने किया, सॉल्व किया, उसने अर्निंग्स अज्यूम किया 10,000 का। हाँ, तो यू आर मेकिंग वन फंडामेंटल गलती पूरे सम में, जो भी तूने एग्जांपल बोला। क्या रह सकता है? क्या हुआ? ये रफ वर्क है, एंड एक्चुअल में तो डिविडेंड ऐसे स्प्लिट कर ना। दिया रहेगा। हाँ वो है, बट नहीं, और जब डिविडेंड दिया ही नहीं तो भी नुकसान नहीं होता है। 10,000 डिवाइड कर रहा है। 10,000 प्रॉफिट अज्यूम किया उसने, तो उसने क्या बोला कि अगर 10,000 प्रॉफिट लेंगे तो डिवाइडेड बाय 2250 कितना 4.4 आता है, तो 4.4 तो ईपीएस सबके लिए है ना, नहीं, पुराने वालों 4 हो जाएगा ना। हाँ, 1000 के लिए into 4 हो जाएगा। इंटू 4 क्यों होएगा? ईपीएस तो ये लोग के लिए डिवाइड पर मतलब इससे नहीं जिसके है, पहले वाले जो जिसके पास 5,000 थे उनको तो 5,000 का हमने डिवाइड बाय 4 कर पहले से ही कर दिया ना, तो 4.44 है, उसमें से वो मतलब 1250 4 लोग के पास था, तो वो 4 रुपया जो पड़ रहा है वो 4 लोग को जाएगा ना, तो और 1.1 हाँ वो एक लॉजिक है, बट तुम लोग और कुछ बहुत बेसिक लेवल पे इग्नोर ही कर रहे हो। 1250 का प्रॉफिट जो है वो अलग-अलग बटेगा। हाँ, प्रॉफिट एट द एंड अलग-अलग दो चीज तुम्हें, एक मैं बेसिक वाला बता देता है, बाकी तुम यू आर मेकिंग अ वेरी बेसिक एरर है, वो तुम गेस करोगे। पहले वाला मैं बताता है, ईपीएस इज, वो तू बोल ही रहा था, कोई तो तू ही बोल रहा था, डिस्क्लोजर ये फाइनली ईपीएस तुम देते नहीं हो, वो तुम दिखाते हो। तो पहली बात तो ये, जो मिलता है वो डिविडेंड है, वो हिसाब से मिलता है, ठीक है। नाउ सेकेंड एरर तुम क्या कर रहे हो, वो कॉन्सेप्ट मतलब तेरा प्रॉफिट का फिगर ही फ्लॉड है। प्रॉफिट हम लोग ने सर प्रॉफिट भी अपन डिवाइड अलग-अलग स्प्लिट मैथमेटिकल नहीं है एरर, तेरा प्रॉफिट 10,000, तूने प्रॉफिट अज्यूम किया ना 10,000, हाँ तू समझ, तुम ऐसा गलती कर रहे हो, मैं तेरे अज्यूम्ड 10,000 को रैंडमली गलत बोल रहा है, अज्यूम्ड फिगर को गलत समझा। देखो इतना कुछ तुम कॉन्सेप्ट में गलती कर रहे हो। ही अज्यूम्ड प्रॉफिट ऑफ 10,000 टू सॉल्व समथिंग, तो मैं बोल रहा नहीं, वो अज्यूम्ड ही गलत है। प्रॉफिट के साथ कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉफिट में कुछ प्रॉब्लम है। मतलब तू प्रॉफिट का मेरे को 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जो दे, मैं सब गलत बोलेगा। प्रॉफिट में सम कंसेप्चुअल प्रॉब्लम इज देयर। वो प्रेफरेंस वालों को नहीं हटाया। यू डोंट हैव टू चेंज द नंबर ऑफ प्रॉफिट, फिगर चेंज नहीं करना है, तेरे को बताना है प्रॉफिट आया कैसे। अच्छा पहले प्रॉफिट 9 महीने के लिए फिर सर वो प्रेफरेंस वालों को 10,000 में इंक्लूडेड है। नहीं वो नहीं है प्रॉब्लम, वो तो हो ही गया पहले से। कंसेप्चुअल है, नंबर प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो ना, तुम अज्यूम कर रहे हो कि वेदर फ्रेश इशू होता या ना होता प्रॉफिट 10,000 ही रहता। नए कैपिटल से प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा क्या? तुम कैपिटल ला क्यों रहे हो? These new people who bought capital for you on 31st ये whatever December, तुम क्या बोल रहे हो? पुराने शेयर होल्डर्स का ईपीएस का स्पिल ओवर बेनिफिट नए शेयर होल्डर्स को मिल रहा है, दैट इज द डाउट। ये नहीं, ये सेंटेंस समझा? मैं ईपीएस एक निकालता हूँ और सारे शेयर होल्डर्स को बताता हूँ, तो डाउट क्या है बेसिक इसका, या सबका ही बेसिकली फिलहाल, कि नए वाले शेयर होल्डर ने सिर्फ 3 महीने शेयर रख के पूरा ईपीएस अपने नाम पे लिया, तो नए शेयर होल्डर्स के कैपिटल का पूरा प्रॉफिट भी तो सब में बटा ना। समझा तुमको कोरोलरी आंसर? नए शेयर होल्डर्स जितना ये फ्रेश इशू से कैपिटल लाए 5,000 इंटू 10 रुपए पर शेयर, ये 50,000 का प्रॉफिट तुमने सिर्फ इनको दिया क्या? नहीं, सबको दिया ना।
नहीं वो और तो वही फ्रेश इशू 30th मार्च को हुआ तो एक दिन में थोड़ी ना प्रॉफिट का इतना डिफरेंस आएगा। हाँ, तो उस टाइम पे क्या होएगा कि इनका 50,000 में एक दिन का इम्पैक्ट अभी नहीं आएगा, बट वो कैपिटल से यू हैव टू लुक एट इट एट अ ब्रॉडर पिक्चर। अभी तो इसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम बना रहा है, समझा तू तो इसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम बना रहा है। मैं बोलेगा कि बट वॉट एवर इट इज, वो 50,000 का कैपिटल में से आगे भी जो प्रॉफिट आएगा वो तो इनके पास ही रेस्ट्रिक्टेड रखेगा क्या? हाँ तो उनके पास भी जाएगा, सबको मिलेगा ना, तो सबका ही ईपीएस 4.4 वो बराबर ही है, बिकॉज वो ईपीएस जो 4.4 है वो इनके कैपिटल से भी कमाया है। तो ऐसा तो मैं पूछेगा रिटर्न में कि ये बाकी लोगों को तुम क्यों 4.4 बोल रहे हो, उनको सिर्फ उनका ही प्रॉफिट का ईपीएस निकाल के दो। देन दैट जब ये तुम डिस्कशन करने लगते हो ना, तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम अपना वापस अपन 1 स्टेप पीछे चले जाते हैं। मतलब तुम डिनोमिनेटर चेंज कर ही नहीं रहे हो, तुम फिर से न्यूमरेटर ही चेंज कर रहे हो। ये वाला डिस्कशन अपन करने लगेंगे तो हाँ समझता है तुमको? एक मिनट, एक डाउट है, वो जो नए लोग आए, हाँ, उन्होंने कैपिटल दिया, Yes. कि वो उनका कंपनी का प्रॉफिट्स हो गया, उससे कंपनी को प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ, कैपिटल इज नॉट द प्रॉफिट, उससे कंपनी को हाँ, प्रॉफिट्स हो, तो वो सब में बटेगा। सब में ही बटेगा, इवन तो यही लोग कैपिटल ला रहे हैं। तो फिर पुराने वालों का प्रॉफिट का ईपीएस भी तो इनको भी मिलना चाहिए ना, बोथ वेज होना चाहिए। आर वी ओके विद फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स? वो कर लोगे ना, कंसेप्ट ऑल्सो असाइड, बेसिक टाइम वेटेज देने का लिखा ये। एक दो सम लिख लो, एक दो सम ट्राई करेंगे वेटेड एवरेज पे, सिंपल से। इल्लू वन पता नहीं, रुक 20 1.100 इसके आसपास 1.96 तुम भी तो कुछ ज्यादा ही बोलते हो। ऐसे वैसे ज्यादा ही होता है। बायबैक से भी कम मार्क्स को छोड़ के माइनस होएगा, जैसे ये प्लस हो रहा था ना फ्रेश इशू, बायबैक माइनस होएगा। अरे ये ले भाई, तुमसे आज टेस्ट हो पाएगा? वो पता चल ही जाएगा वैसे, मतलब टेस्ट से तुम हो पाएगा, तुमसे टेस्ट हो पाएगा कि नहीं पता नहीं, टेस्ट तो आ जाएगा तुम्हारे पास। चलो विल डू इलस्ट्रेशन। यस 21 तो है नहीं, तो 96 चलो आ जाओ भाई, इल्लू वन थोड़ा सॉल्विंग करो। उनको आता है सब पहले से। विल स्टार्ट, चलो। On 1st January, number of ये balance at the beginning of year is given in terms of number of shares। हाँ 1800 shares थे। अच्छा, this is by the way calendar year। 31st मई को issue of shares हो गया, 1st नवंबर को बायबैक हो गया। ये भी कुछ नया है, बायबैक आता है, समझे? बायबैक सर नहीं करवाया है। पता नहीं, मेरे को वैलिडेशन मिला कि क्या हुआ मेरे साथ। बट बायबैक का वेन्स में क्या इफेक्ट आएगा, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। जब फ्रेश इशू हो रहा था तो आप प्लस कर रहे थे इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, बायबैक होगा तो आप माइनस करोगे इनटू नंबर, उतना ही है। बिकॉज फ्रेश इशू का एकदम उल्टा है ना, बायबैक मतलब तू एक तरीके से शेयर रिडीम कर रहा है एक तरीके से, बराबर? अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहा है ना ये कैलेंडर ईयर, हाँ सॉरी, हाँ कैलेंडर ईयर। कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बोलता है। ट्राई करो एक बार, क्या आता है देखो। दस फर्क नहीं पड़ता है। योर आंसर इज इन नंबर ऑफ शेयर्स। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट नहीं मांगा है वो लोग ने, वे सिर्फ डिनोमिनेटर मांगा है।
5 ना 6 सर ये 31 दिसंबर तक है ना? यस, ये अपना क्या बोलते हैं कैलेंडर ईयर। वो क्या चाहिए सर? खाली वेटेड एवरेज शेयर सब डिनोमिनेटर चाहिए yes। खाली अमाउंट चाहिए 25 to 100। 2050 अच्छा नहीं At ये least 4 digit में पाना ये चाहिए। नहीं ऐसा, ये तो वेटेड एवरेज का निकाला। 2050 ओके नहीं मैं निकाला निकालो सब लोग। 275 2275 नंबर ऑफ मंथ्स बराबर से लेवा खाली। नंबर ऑफ मंथ पहले मत सोच मेरा सर मतलब बायबैक ऑफ द बराबर शेयर्स हमा में जो बैलेंसिंग है 31st में जो इसको 25 to 100 2050 उसका ही होगा ना? सर, उसको भी आया 2100 2050 चल मन्ना राइट एक नंबर में ऐसा मैंने नहीं बोला, कुछ तो भाव तो थोड़ा। ये भाई मेरा आंसर बराबर सर, दोनों को सेवन से बायबैक का लेस होगा। लेस होगा खाली फ्रेश इशू जैसा बट माइनस में। सर क्या करेंगे? 2050 सॉल्यूशन में भी हाँ बैलेंसिंग फिगर 1800 to 5 divided by 12 करके मेरे पास क्या है? हाँ और फिर में इशू क्या है? इधर दो तरीके से सॉल्व होता है। चलो एक बार मैं करवाऊँ? करो चलो 2 मिनट रुकेगा फिर मैं 2 तरीके से सॉल्व करवाएगा। अब ठीक है वो 2050 आया वो तुझा बोल 2100 उसको जो सुनना था सोते हो सुना उसने सिर्फ। नहीं 2100 अरे क्या तुम लोग एयर बोल ये 1100 हाँ तेरा राइट है तो 1800 plus 600 into 7 by 12 minus 300 into 2 by 2। क्या बात है। ए तू कैलकुलेट किया मंथ्स में ही कुछ हुआ रहेगा। क्या लिया पहले सेकंड What time है भाई? मई ना चल फर्स्ट हेलो। 30 जून को 6 महीना होता है। सितंबर अक्टूबर दिसंबर। चलो एक हाँ सेकंड सर आ रहा है। कैलेंडर ऐसा भरना आता था उसको भाई उसको कैलेंडर मन्ना ना अपना रॉन्ग हां अबे अब रॉन्ग अच्छे भाई 2100 देना है। हाँ करता नहीं करता बहुत हां भाई 2100 से भाई उसने जब फाउंडेशन में एक्स्ट्रा पढ़ा था तब यही तो कर रहा था वो। 1800 into 5 by 12 plus 2400 into 5 by 12 plus 2100 into हाँ, चलो सोल्यूशन थोड़ी ना अभी मैं सॉल्व कराएगा। इलस्ट्रेशन 1 दिस कैन बी सॉल्व्ड इन 2 ways। एनी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेशन कैन बी सॉल्व्ड इन 2 ways। पहला वाला 1800 शेयर जो ओपनिंग है ये कितना महीना था? 12 महीना। उसके बाद ऐड होगा ऐड 600 शेयर कितने महीने थे? 7 by 12 जून से लेके दिसंबर तक थे ये। माइनस फिर? 300 माइनस बाय बाय माइनस क्या 300 कितना आता है? 2100 ठीक है। ऑल्टरनेटिव 2 डिवाइड बाय 12 सब साथ में नहीं वैसा नहीं रे। ठीक है बराबर यार। महीने के लिए महीने के लिए फ्रॉम से महीने के लिए। चलो क्या होता है आपका 1800 शेयर कितने महीने के लिए था? 5 महीना टोटलिटी बेसिस पे। हां क्या बोला क्या 1800 शेयर 5 महीने के लिए था। 2400 और फिर 2100 था 2 महीने के लिए। अप टू मैं अरे भाई सुनो अभी बहुत दिमाग निकल जा। 1800 into 5 by 12 वाई बिकॉज अप टू मैं 1800 शेयर्स थे। उसके बाद कब से लेके कब तक? जून जुलाई अगस्त 7 महीना 7 महीना 5 महीना नवंबर तक 5 महीना अप टू द नेक्स्ट 5 मंथ्स 2400 शेयर थे। एंड आखिरी के 2 महीने में 2100 कितना होता है? 2100 माइनस होगा इधर माइनस हो गया है समझा देखो। इनटू हाउ मेनी मंथ्स रिमेनिंग? 2 by 12 अच्छा वैसे हो। ये बचपन के जोक्स। क्या बोला 2100 बचपन ये वाला जोक्स। हंसो तुम भी इधर ही हो। ए वो रूम में जाके बोलो
अच्छा यहाँ पे इसका आंसर कितना आता है? 2100 अभी मेरे को लॉजिक बताओ, ये क्या क्या हो गया देखो। अच्छा अभी मेरे को लॉजिकली जरा सोच के बताओ, वाई इज ये 2100 को क्या बोलते हो आप लोग? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ये इससे सेम क्यों है? बैलेंस है सब बराबर तो उतना ही बाकी है ना वो balance। फ्लूक में हाँ यस ये कोइंसिडेंस में सेम है। दुकान सब खाता उसका। नहीं मैं बोल रही 2100 का आंसर सेम आ रहा है एकदम गलती से। दिस इज सर अगर दिसंबर देते हैं डेट 31 दिसंबर तो जो बैलेंस होता है देते हैं 31 दिसंबर को बायबैक हो रहा है वैसा कुछ नहीं क्या? 31 दिसंबर नहीं मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ मतलब ऐसे मत बोलो। कुछ भी देते हैं अगर डेट 31 दिसंबर देते हैं और तभी का बैलेंस है तो फिर आंसर वही आता है ना। नहीं, वही मैं बोल रहा है। ये जो 2100 है ये 31 दिसंबर का ही बैलेंस है। 31 दिसंबर को जितना रहेगा वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि 12 into 12। नहीं ही इज आस्किंग कि 31 दिसंबर का जो क्लोजिंग बैलेंस है व्हिच इज दिस एक्चुअली, वो इससे सेम आएगा ना? बोला नहीं ऐसा नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये सब में कोइंसिडेंस में सेम है। एवरेज निकाल रहे हैं, बैलेंस थोड़ी निकाल रहे हैं। हाँ क्या करो? अच्छा अच्छा, इफ 2100 ये वाला इज योर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, व्हाट इज दिस? बैलेंस जस्ट नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है? बैलेंस नंबर ऑफ शेयर्स है, दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं रहता है। चलो इलस्ट्रेशन 2 फटाफट निकालो। इलस्ट्रेशन अमाउंट दिया उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना? हाँ वो फर्क पड़ता है उस चीज का। हाँ इसलिए क्या वो पता नहीं। ये निकालो इलस्ट्रेशन 2 आंसर निकालो। भाई यार ये इलस्ट्रेशन 2 में वो पेड अप वैल्यू जो दिया है ना उसको भाव देने का है, ये ध्यान में रख के सॉल्व करो। यस इट विल बी यूज्ड इन योर आंसर इन योर कैलकुलेशन। हाँ 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 मतलब वो आधा ही हो जाएगा 300 शेयर कर देंगे। यस बस उतना ही, बट वो उतना करने का। because you are not funny. मोहित है ना तू? 1900 31 अक्टूबर मतलब 4 महीने ये अगेन 2 महीना कैलेंडर क्या है? कैलेंडर ईयर, हाँ 2 महीना। 1850 1850 नंबर ऑफ शेयर्स है फिर पेड अप वैल्यू का क्या? 1850 पेड अप वैल्यू पकड़ के ही आ रहा है वो लोग को, वेटेड एवरेज ही आ रहा है। सर 182 दिया वो 5 यू हैव टू कंसीडर ₹5 वाला इन्फो। क्या हो गया भाई? 600 से डिवाइड किया 300 हाँ हाँ 300 into 2 divided by 12 1550 आ रहा है 10 पैसा मारा बारह महीना 2300 into 2 divided क्या है? अच्छा 1850 इलस्ट्रेशन 2 में आपको ये जो ₹5 का पेड अप वैल्यू है इसका क्या करने का है? आधा शेयर से लेना है। यू हैव टू बेसिकली कंसीडर कि वो 600 नहीं 300 शेयर है, बराबर? बिकॉज वो हाफ वैल्यू के। तो 300 into 10 करेंगे। यस मतलब यू कंसीडर एज इफ वो 600 नहीं 300 शेयर है ऑफ 10 ईच, समझा तेरे को? यू कंसीडर फर्क पड़ता है नहीं बिकॉज यू आर इन योर डिनोमिनेटर यू आर नॉट टेकिंग ₹5, यू आर जस्ट टेकिंग नंबर ऑफ शेयर। तो 600 ही है ना नहीं वो 600 है, हाउएवर सिंस उसका पेड अप वैल्यू हाफ है, कैन आई कंसीडर दिस एज 300 शेयर जो ₹10 के rather than 600 शेयर जो ₹5 के। हाँ सर तो ये तो 20 से हटा दे। 1850 कैसे आएगा? 1850 आएगा ना टोटल नहीं। हाँ देख 1812 महीने के लिए एंड ये 300 रिवाइज वाला 300 into 12 by 12 1800 ही आता है। अच्छा वैसा 10 वाला कर बराबर कर 10 वाला भी कर चलेगा। मुझे अपने में नजर लगी मेरा भी आंसर रॉन्ग है 1800 वाला 12 महीने के लिए था और वो 600 इंटू हाफ की 1800 नंबर ऑफ शेयर्स थे। हाँ अच्छा हम लोग को इधर पेड अप वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता। पेड़ा वैल्यू भी फर्क पड़ेगा फेस अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता। अमाउंट से फर्क पड़ता है वाइल कंसिडरिंग कि वो 600 वाले को तेको 300 मानने का है बट 1800 वाले को 1800 ही मानने का बिकॉज उसका पेड अप वैल्यू भी बराबर ही है। सर ऐसे केस में अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया तो जो हाफ है उनको हाफ ही मिलेगा डिविडेंड। यस डिविडेंड भी हाफ ही मिलता है। 600 इंटू 5/10 इंटू कितना महीना थे? 2 महीना।
तो टेक्निकली देखा जाए हाँ मेरा जो भी पेड प्राइस है दैट इज माय डिस्काउंट फेस वैल्यू नो नो नो, ये 5 रुपए कंपनी मांगेगा तेरे से, मांगना बाकी है। ये ऐसा समझ, ये वाला शेयर अभी तक इसका इशू खत्म नहीं हुआ है, वो अलॉटमेंट एप्लीकेशन वो सब चल रहा है इसके साथ, कॉल मनी बाकी है। ये तेरे को शेयर डिस्काउंट पे नहीं दिया उसने। टेक्निकली अभी तो ऐसा नहीं होता ना। क्या चीज? हाँ अभी ऐसा नहीं होता, दिस सिनेरियो विल नॉट अराइज नाउअडेज, देयर इज नो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फुल मनी एक साथ लेते हैं। एंड दूसरे बात, अभी तो शेयर अपन डिस्काउंट पे भी नहीं दे सकते, वो भी एक है। बोथ वेज वो 5 रुपए आइदर लॉजिक में बैठेगा नहीं, रियल टर्म्स में। इसमें और एक TYK में भी था, वो भी खत्म करते हैं। बैलेंस अभी नया वेटेड एवरेज का क्वेश्चन था TYK में। एंड्रॉइड में एयरड्रॉप होता है कि नहीं? नहीं है, नेवर माइंड। डीप सिल्वर की चेन क्यों नहीं पहनता? डीप सिल्वर की चेन क्यों नहीं पहनता? गोल्ड के बीच डीप को सोना की जोड़ से जैनिश को वापस मुंह धोना पड़ेगा। शरीर दिमाग। चलो अभी सबसे कैसा फील होता है? गमने पण धोइले। चलो ध्यान दो आगे। इन केस ऑफ बोनस या शेयर स्प्लिट, अभी देखो फ्रेश इशू होता है तो नॉर्मली क्या होता है वो देख लिया अपन ने, ठीक है। बट इन केस ऑफ बोनस और शेयर स्प्लिट, इन केस ऑफ बोनस और शेयर स्प्लिट यहाँ पे अलग क्या हो रहा है, मतलब इट्स ऑल्सो फ्रेश इशू, बट क्या हो रहा है, हाँ मतलब इन आइदर केस। चलो बोनस और शेयर स्प्लिट में कॉमन बताओ मेरे को। वैल्यू सेम रहता है, नंबर बढ़ जाता है। वैल्यू चेंज होता है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाता है। वैल्यू से नंबर बढ़ता नंबर ऑफ नंबर ऑफ शेयर शेयर्स चेंज हो जाता है। कम हो जाता है, शेयर नंबर ऑफ बढ़ता शेयर बढ़ है। जाता है। शेयर स्प्लिट कर रहे हैं तो वैल्यू कम करना पड़ेगा ना। अच्छा, मार्केट प्राइस कम होता है, नंबर ऑफ शेयर बढ़ता है, हाँ। वैल्यू एज इन मार्केट Market प्राइस। price। इन अदर वर्ड्स EPS बेटर डिफाइंड एज नंबर ऑफ शेयर बढ़ता है हाँ। विदाउट एनी मनी इनकमिंग इनटू द बिजनेस। ये ऐसा बोल सकते हैं अपन, मार्केट इग्नोर करते हुए, कंपनी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्री का शेयर बढ़ रहा है इसमें दोनों केसेस में। सो बोनस या शेयर स्प्लिट में व्हाट हैपेंस इज, सर शेयर स्प्लिट में अपना इक्विटी शेयर कैपिटल तो सेम ही रहता है ना? बढ़ता है ना, बढ़ता है। इक्विटी 10 लाख शेयर का 20 लाख शेयर हो जाएगा, ऑफ 5 ईच नहीं, of 2.5 नहीं हाँ। मतलब 10 का 10 ही रहेगा, वैसा बोल रहा है। इन बोथ केसेस यू हैव टू इंक्रीज योर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। स्प्लिट में थोड़ी शेयर स्प्लिट ऑथराइज्ड तो का अपन बदलना है ना। शेयर स्प्लिट इज लाइक, हाँ बट पेड अप तो तेरे सेम को ही रहेगा ना। पेड अप सेम रहेगा, बट द पॉइंट इज ऑथराइज्ड कैपिटल तेरे को बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर बढ़ेगा तो ईपीएस भी तेरा डिवाइड बाय 2 होगा उसमें। बट फेस वैल्यू भी चेंज होएगा ना फिर। नहीं फेस वैल्यू Face 10 लाख शेयर ऑफ 10 ईच था। हाँ तो अच्छा, तो 20 लाख शेयर ऑफ 5 ईच, बट सब 20 है, सॉरी सब 5 ईच है, हाँ। तो तू यहाँ पे वो 600 इंटू 5/10 नहीं करेगा, तेरा ईपीएस डिवाइड बाय 2 होगा बोल रहा है मैं। ऐसा नहीं कि तेरे वेन्स पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ। इन केस ऑफ बोनस और शेयर स्प्लिट क्या होता है, योर शेयर कैपिटल नहीं, वी शुड से नंबर ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल नहीं बढ़ता है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ता है, एंड आपका अमाउंट ऑफ फंड्स या फिर कैपिटल व्हाटएवर वो सेम रहता है। बोनस में अपन बोल सकते हैं कि शेयर कैपिटल बढ़ जाता है अपना। बोल सकते मैं हैं, क्योंकि बट बस- इट इज सेफर टू से एज अ कॉमन थिंग नंबर ऑफ शेयर बढ़ रहा है। कैपिटल बोलने से फंड इमेजिन करेगा मैं। बोनस में शेयर कैपिटल थोड़ी बढ़ता है, वो सीआरआर सीआरआर से तू शेयर, बट सिर्फ शेयर कैपिटल तो बढ़ता है ना, सीआरआर कम होगा, बट देन सीआरआर आई डू नॉट कंसीडर एज शेयर कैपिटल। ओके, दोनों केसेस में वेदर इट इज बोनस और शेयर स्प्लिट, ये आप कहाँ से दे रहे हो? अभी फॉर एग्जांपल बोनस आप कहाँ से देते हो? सीआरआर में से। याद है आपको एक अपन वो बायबैक का चैप्टर कर रहे थे, वो सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाया था, एंड सीआरआर कैन बी यूज्ड ओनली फॉर बोनस। अच्छा, इवन इफ नॉट सीआरआर, बोनस कहाँ से दोगे? रिजर्व कोई ना कोई रिजर्व्स में से दोगे, अपने खुद मतलब रिजर्व्स में से दोगे।
व्हाट अबाउट शेयर स्प्लिट? ये कहाँ से देते हो? तो कहीं से देने का जरूरत ही नहीं हाँ, है, वो तो उतना ही देगा सिंपली नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाता है। हम्म। तो दोनों केसेस में अगर कंपनी को फंड्स नहीं मिल रहा है तो कैन आई से नंबर शेयर होल्डर्स को भी एक्चुअली कोई एक्स्ट्रा शेयर्स का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। नहीं समझा पॉइंट आपको मेरा? सिर्फ ऐसा नहीं ना कि एक ही तरफ नुकसान रहेगा, ऐसा कंपनी को कैपिटल नहीं मिल रहा है, अग्रीड, शेयर होल्डर को भी कोई रियल वैल्यू नहीं मिल रहा है, बोनस के नाम पे शेयर तो मिल रहा है। बराबर, बट मार्केट विल ऑटो करेक्ट ना, मार्केट प्राइस गिरा देगा, तो शेयर होल्डर को भी कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। बोनस में भी मार्केट प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है। स्प्लिट वाला ही फर्क पड़ता है। तो बोनस का मतलब क्या हुआ? बोनस का मार्केट प्राइस पे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्क पड़ेगा ही, बिकॉज देयर इज सडनली अ लॉट ऑफ सप्लाई, ओके तो वो वैसा। फर्क तो पड़ेगा But ही। face और value बोनस तो और बढ़ रहा शेयर है। स्प्लिट में आई कैन से दैट इकोनॉमिकली कोई डिफरेंस नहीं है, तो तो निकालने की फिर, कोशिश लोग कर तो रहा अलग है, अलग क्यों बोलते हैं? मतलब इसका बिकॉज अलग मतलब क्या स्प्लिट हुआ? शेयर स्प्लिट इज अ वे ऑफ डूइंग बोनस, अच्छा इज अ वे ऑफ डूइंग बोनस इफ यू डू नॉट हैव एग्जिस्टिंग रिजर्व स्ट्रेंथ। Okay. सेकेंडली बोनस का एक फर्क पड़ता है, शेयर स्प्लिट में पेड अप वैल्यू सेम हाँ 5 हो जाता है, याद है तेरे को अपना हाँ बोलता है, हाँ, एग्जांपल? paid up। बोनस में 10 का शेयर फ्री वैसे का ही रहता मिलेगा, है, हाँ। तो ऑन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कंपनी को बोनस में ज्यादा देना पड़ेगा, तो कंपनी बोनस में एक्चुअली कुछ हैंड आउट कर रहा है। फॉर शेयर होल्डर्स पॉइंट बोनस इज बेटर ना, हम्म। इंसेंटिव मिल रहा है। शेयर स्प्लिट में सिर्फ खाली कंपनी को तो अच्छा है। शेयर स्प्लिट एक्चुअली थोड़ा फॉर्मेलिटी जैसा ज्यादा होता है, बोनस में ऐसा हैंड आउट होता है बेनिफिट थोड़ा, बिकॉज तुम्हें वो स्प्लिट में क्या होगा, तुम्हारे पास एक शेयर था 10 का तो 2 शेयर हो जाएगा 5 का, बोनस में एक शेयर था 10 का तो 2 शेयर हो जाएगा 10 का। और भाव और गिरा देगा ना बोनस का मार्केट। सर हाँ, वो बट तो एज अ market लॉन्ग में- टर्म बेनिफिट बोल रहा है, तेरे को वैल्यू मिलता है बोनस में कंपनी से, मार्केट से नहीं, कंपनी से, क्यों? बिकॉज कंपनी इज गिविंग यू 1 शेयर फॉर फ्री, इट इज नॉट टेकिंग योर शेयर, तोड़ के 2 नहीं दे रहा है। फर्क समझ रहे हो? सपोज मेरे पास एक शेयर है और कंपनी ने कोई एक और शेयर दे दिया, तो मार्केट करेक्ट करेगा, तो मेरा वो कंपनी मतलब क्या सेम भाव पे लेके आएगा कि एवरेज आउट करेगा बीच सेम में? भाव मतलब तेरे को फिलहाल कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, जीरो बेनिफिट मिलेगा। Yes. तो फिर कैसे? मैं वही बोल रहा ना, मार्केट तेरे को कोई बेनिफिट नहीं देगा बोनस या स्प्लिट का, हम्म। बट बोनस में कंपनी बेनिफिट दे रहा है, बिकॉज वो सीधा एक एक्स्ट्रा शेयर दे रहा है तेरे को। देख, मैं इसको ये बता रहा था, तेरे पास एक शेयर है 10 रुपए का, स्प्लिट में एक शेयर में तेरे से 10 का लेगा, दो पाँच ऐसा का करेगा, देगा। 2 5 का देगा। हाँ, बोनस में एक शेयर है 10 का, ये ले, और एक शेयर 10 का। यहाँ पे वो भाव You have face value rights on Market value the से you have company face से value rights on the company in split of 10 rupees in bonus of 20 rupees. लॉन्ग टर्म में मोर बेनिफिशियल है। लिक्विडेशन तो लिक्विडेट करेगा तब भी मेरे को देगा ना। हाँ, बट लिक्विडेट तो बहुत बाद में करेगा, वो सोच के मतलब नहीं है। बट इवन इफ लिक्विडेट नहीं करेगा, कहना है पहले मतलब Repayment में। बिफोर, नॉट इवन मे बी रीपेमेंट, बट हम कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हैं तो लिक्विडेशन तक मत जा, बट उसके पहले तक जब कंपनी का थोड़ा ग्रोथ होगा, इन दिस केस शेयर स्प्लिट में कुछ नहीं हो रहा है तेरा फायदा, खाली वो नंबर ऑफ शेयर बढ़ाने का काम है। बट बोनस में फायदा कैसे होगा मुझे? बोनस में बिकॉज यू हैव मोर राइट्स इन द कंपनी, उतना ही सर सिंपल। पर वो तो सबको मिलेगा ना बोनस, तो नेट हाँ, इफेक्ट तो सबको मिलेगा ना। खाली मुझे थोड़ी ना एक शेयर अच्छा, एक्स्ट्रा मिल रहा है। ट्रीट एन एग्जांपल वेयर आफ्टर शेयर स्प्लिट या आफ्टर बोनस नया इशू हो रहा है, हाँ, तो मतलब वो जो तो नए जितने लोग पहले से इन्वेस्टर तो जो नए इन्वेस्टर्स है, उनको disadvantage स्प्लिट है। वाले केस में नहीं, स्प्लिट वाले केस में उनको 10-10 के शेयर मिलेंगे पूरे, हाँ और तुम्हारे पास 5-5 के 2 शेयर है, यू आर एट पार विद देम। बोनस में तुम्हारे पास 2 शेयर वो है। एडवांटेज पे रहेगा। हाँ, हाँ और प्राइस तो सबका सेम ही रहेगा। बोनस रिजर्व से निकलता है इसलिए हाँ, बोनस रिजर्व से निकलता है, शेयर स्प्लिट हो जाता है। दैट इज ऑल्सो इंडिकेटर की कंपनी कुछ बेनिफिट दे रहा है आपको, अपना रिजर्व्स कम करके बोनस दे रहा है। शेयर स्प्लिट के लिए आपको रिजर्व्स का जरूरत नहीं है, इक्विटी शेयर वो तो कैपिटल खाली और शेयर खाली आप इक्विटी शेयर कैपिटल एग्जिस्टिंग को और काटते हो खाली। बोनस में ये है तो फ्री में ऐसा करके आप कैपिटल ऐसा कर देते हो। वो पहले वाला वो वापस पहले वाले में क्या है, आफ्टर स्प्लिट यू हैव 2 शेयर्स ऑफ 5, आफ्टर बोनस यू हैव 2 शेयर्स ऑफ 10। तो मैंने जब फ्रेश इशू किया तो मैं नए वाले को एक एक 10 का शेयर देगा, तो स्प्लिट 5 का ही दोगे ना अभी आपका 5 का 5 हो गए तो अगर मेरा फेस वैल्यू 5 का हो गया तो फिर मैं फ्रेश इशू में उनको 2 शेयर देगा, मतलब आई हैव टू कॉम्पेंसेट देम एज इफ मेरा पुराना हिसाब चल रहा है। हाँ नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा रहेगा। तो तेरा बोनस में तेरा राइट कंपनी पे ज्यादा बना रहेगा, स्प्लिट में कुछ नहीं होता है। होगा ना एंड में, तो एंड रिजल्ट तो सेम ही होगा। एंड रिजल्ट सेम होगा इफ यू आर सोलली थिंकिंग मार्केट पर्सपेक्टिव। वोटिंग चार्जेस तो वोटिंग राइट्स हम लोग के पास होते हैं ना ऐसे, तो फिर सेम ही हुआ ना। नहीं, कैसा है, बोनस में तेरा वोटिंग राइट डबल होता है फ्रेश इशू के पहले, शेयर स्प्लिट में डबल नहीं होता है। शेयर स्प्लिट में डबल
उसमें भी स्प्लिट 2 में तो शेयर्स हाफ होगा ना, होगा। हाँ, 2 शेयर्स होगा ना, अच्छा सबका 2 शेयर्स। सबका 2 शेयर है, सबका वोटिंग राइट छोड़, डिविडेंड राइट तो तेरा शेयर स्प्लिट में सेम है, बोनस में बढ़ जाता है। हाँ तेरे सेम ही है ना, नहीं, आपके पास 2 शेयर है। सेम कैसे होगा? ये मार्केट वैल्यू मत सोच, जो भी सोच रहा फेस वैल्यू से सोच के फेस बात वैल्यू का ही कर। सोच हाँ। रहा हूँ। हाँ, 10। बोनस में तेरे पास पहले एक शेयर था 10 का, हाँ शेयर स्प्लिट में भी पहले तो एक शेयर ही था 10 का, बोनस में क्या हुआ? अब तेरे पास क्या है? 2 2 शेयर, शेयर 10। शेयर स्प्लिट में 2 शेयर 2 शेयर 5 5। का। डिविडेंड राइट फर्क पड़ा ना तेरा। और एक शेयर था, स्प्लिट में अगर तो बोनस करेंगे तो प्रॉफिट होना चाहिए ना, क्योंकि कंपनी ने जो रिजर्व मतलब पहले बायबैक किया था, प्रॉफिट होना चाहिए किसको? एज अ मतलब मार्केट प्राइस बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि कंपनी ने पहले जब बायबैक किया था, आपने बोला बोनस उस पे करते हैं मोस्टली, तो बायबैक उन लोग ने एक एक्स्ट्रा रिजर्व जो एक्स्ट्रा कैश फ्लो था बायबैक के टाइम पे reserve करके रखा था, सुन वो use ना मार्केट कर में पाए। फंड्स है, कंपनी ने ऐसा लेके बायबैक किया, मार्केट प्राइस बढ़ गया, याद है बायबैक में बढ़ता है, हाँ तो जब वापस ये करेगा तो कम होगा ना। हाँ बट वो समझा मैं, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बट वो तो डिमांड सप्लाई के कारण हुआ ना। बट आप जब बायबैक करते हो तब हम लोग ऐसे एक वो एक्स्ट्रा रेशियो का निकाल के रखते थे ना, एक्स्ट्रा रिजर्व की, ऐसे वापस करने में वो होगा, तो वो रिजर्व वापस कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो कैपिटल बढ़ जाएगा, कैश फ्लो, तो बोनस में ऐसे बढ़ना चाहिए ना शेयर प्राइस। नहीं, मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो गया ना शेयर्स का। तू जब बायबैक का बात कर रहा है तो डिमांड सप्लाई बोल रहा है, जब बायबैक में वो कौन सा वो क्या था, एक आर लेते थे और एक 2 आर लेते थे, दैट इज फॉर सीआरआर हाँ उसका। CRR, हाँ हम तो CRR जो कैपिटल था वो रिजर्व करके रखते थे ना, हाँ। फिर वो रिजर्व भी हम लोग का कैपिटल में अपन यूज कर सकते हैं ना, तो बिना पैसा बढ़ा है ना। हाँ बिना पैसा बढ़ा, बट कैपिटल तो बढ़ गया ना, हाँ ऐसे ही हाँ, ऐसे ही बढ़ गया, दैट इज द पॉइंट, उससे शेयर प्राइस गिरेगा ना। कैपिटल बढ़ गया तो मतलब ऐसे ज्यादा अच्छा प्रॉफिट ज्यादा होगा तो मार्केट को नहीं पता है ना तूने सीआरआर बनाया कितने का बनाया, अच्छा मार्केट सिर्फ देखेगा तेरा नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गया रैंडमली विदाउट एनी वैल्यू एडेड, समझा। वो तो गिराएगा प्राइस को तेरा। तो लॉन्ग टर्म अपन इन्वेस्टर सोचे तो वो देख सकते हैं ना कि बोनस के बाद सीआरआर के कारण कैश फ्लो बढ़ गया तो प्रॉफिट बढ़ सकता है, तो इन्वेस्ट करना यस, चलो चलो ये बोनस या शेयर स्प्लिट में क्या हो रहा है, जब नंबर ऑफ शेयर बढ़ता है बट अमाउंट ऑफ फंड को कुछ होता नहीं है, इन बोथ केसेस कहना इसे शेयर होल्डर को कोई एज सच नया कुछ नहीं मिल रहा है शेयर, मतलब देखो वेदर इट इज बोनस, बोनस कहाँ से आता है? खुद के ही रिजर्व्स में से, शेयर स्प्लिट तो रिजर्व्स में से नहीं, खुद के शेयर कैपिटल में से ही आ रहा है। तो कहना इससे ये जो बोनस और शेयर स्प्लिट के शेयर्स है जो शेयर होल्डर्स को मिलते हैं नया, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, नया सच्ची में कुछ नहीं मिल रहा है, तुम्हारे रिजर्व से तुमको बोनस दे रहे हैं, तुम्हारे शेयर कैपिटल को तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं, दोनों में मिल कुछ नहीं रहा है उनको, बट वॉट एवर इज द इंक्रीज इन देयर नंबर ऑफ शेयर्स, कहना इससे वो उनके खुद के जेब में से उनके दूसरे जेब में जा रहा है। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ रहा है? उनको ही उनका पैसा तुम दे के बोल रहे हो मैंने तुमको दे दिया बोनस, या मैंने तुमको शेयर स्प्लिट करके दे दिया, शेयर कैपिटल को बाहर से कोई बेनिफिट एक्स्ट्रा थोड़ी मिला दोनों में। सो व्हेन देयर इज शेयर स्प्लिट एंड बोनस यू विल कंसिडर, मतलब अभी शेयर स्प्लिट या बोनस से नंबर ऑफ शेयर बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा, तो इसको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में ऐड करना पड़ेगा, बट यू विल कंसिडर इन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फ्रॉम ये वाला वर्ड लिखो मत, ये वाला वर्ड लिखो मत, यू विल कंसिडर इन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फ्रॉम फॉरएवर। क्यों? एग्जाम्पल, 1 लाख शेयर्स था पहले मेरे पास, बोनस 1:1 दिया मिडिल ऑफ द ईयर में, तो शेयर्स कितना हो गया? 2 लाख। ध्यान से बताना, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख पूरे साल के लिए, और जो 1 लाख था वो आधे महीने के क्योंकि लिए। मिडल ऑफ द ईयर तो 1,50,000 होना चाहिए हाँ। नॉर्मली। ये लोग क्या बोल रहे हैं? कंसिडर, मतलब पहले से ही है ऐसा ही मानो तुम, मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि 1 लाख जो मिडिल ऑफ द ईयर में है ना बोनस शेयर स्प्लिट से, इसका टाइम वेटेज 12/12 ही दो। व्हाई इज दैट? क्योंकि वो पहले से तो मेरा ही था ना, बिकॉज वो मेरे, हाँ बिकॉज वो जो नए शेयर्स आ रहे हैं बोनस और शेयर स्प्लिट वो पहले से ही मेरे पास ही थे, खाली इन केस ऑफ बोनस सीआरआर के फॉर्म में थे, इन केस ऑफ शेयर स्प्लिट मेरे ही शेयर के फॉर्म में थे। वो नया नहीं आ रहा है कि तुम उसको 6 मंथ अभी से ऐड कर रहे हो, खाली तुमने 6 मंथ पे तुमने किया क्या है, उसका नाम चेंज करके शेयर्स बोल दिया है।
जस्ट फॉर दिस उसको नया शेयर्स जैसा ट्रीट करके अभी ऐड करके मतलब नहीं है, कंसिडर एज इफ वो पहले से ही एग्जिस्ट करता था, मतलब बोनस एंड शेयर स्प्लिट पे वेटेज ऑफ टाइम लगेगा ही नहीं, वो ओपनिंग में ही था ऐसा मान लिया जाएगा। समझा आप लोगों को? फॉरएवर क्यों लिखने नहीं बोला? बिकॉज स्टैंडर्ड और स्मार्टली बोलता है इसको। अच्छा, यू विल कंसिडर इन वेन्स फ्रॉम फॉरएवर लिखा है, मतलब हमेशा से था ऐसा मानना है। अच्छा, हमेशा से था ये मानना है हमको कॉन्सेप्चुअली, मतलब फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, राइट? हाँ वही पूछ रहा है अभी 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 उसी पे आ रहे हैं अपन। स्टैंडर्ड क्या बोलता है? स्टैंडर्ड तो फॉरएवर नहीं बोलेगा, स्टैंडर्ड अभी पूछता है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली समझा कि हमेशा से तुम्हारे पास था ये। बट कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने साल का डेटा दिखाता है? 2 साल, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। तो स्टैंडर्ड क्या बोलेगा इसको, कब से लो डिनोमिनेटर में? 2 year. प्रीवियस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस पीरियड। समझता है ना? स्टैंडर्ड सेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। तो जो साल में बोनस इशू किया दैट इज द करंट ईयर, यस, उसके प्रीवियस ईयर के 1 अप्रैल से लेने का, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। तो 1,50,000 जो आंसर बोला था वो भी चेंज हो जाएगा ना? वो 2 लाख हो जाएगा सीधा। हाँ, इसमें अभी और एक, एक सेंसर 2 लाख कैसे होगा? बिकॉज 1 लाख था, हाँ। जो नया 1 लाख आ रहा है मैं हमेशा से मान रहा है, हाँ, वो भी इंटू 12/12। अच्छा, हाँ, पहले 1 लाख शेयर्स थे, हम्म। सपोज 2017 में 1 लाख शेयर्स थे, हाँ, ठीक है, फिर उन्हें वो 2 लाख हो गया कब? करके स्प्लिट करके 2018 में। 2018 में। तो फिर उन्हें हम लोग का ईपीएस कम होना चाहिए ना, या हाफ होना चाहिए, तो इसमें फिर वेटेड एवरेज जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। हो रहा है ना? अच्छा, हो रहा है। मैं टाइम लेने मना कर रहा है, शेयर्स लेने नहीं। 1 लाख प्लस 1 लाख इंटू 6/12 मत कर बोल रहा है मैं, 1 लाख प्लस 1 लाख कर बोल रहा है, ओके ओके, इंटू 12/12 कर बोल रहा है मैं, तो शेयर्स बढ़ेगा तो तेरा ईपीएस भी हाफ हो जाएगा। हाँ। डाउट है, अगर मैंने 3 साल पहले बायबैक किया ना, हाँ। और बाद में कभी मेरा सीआरआर बन गया था वहाँ, हाँ, मैंने अभी 5 साल के बाद मैंने बोनस इशू किया। हाँ, हाँ, तो मेरे को सीआरआर था तब से लेने का कि आइडियली सीआरआर था तब से लेने का, बट इतना कॉम्प्लिकेशन में जाता नहीं है, लॉजिक बराबर है तेरा, सीआरआर है तब से लेने का। बिकॉज नहीं, बट फिर मैं ऐसा आर्ग्यू कर सकता है कि तू बोनस नॉर्मल रिजर्व से भी तो बना सकता है, तो ये ढूंढ कि तेरे पास नॉर्मल रिजर्व कब से था, वैसा हो जाएगा वो। तो अभी ये वाला चीज, एक ही सेकंड, अभी ये वाला चीज प्रैक्टिकली ढूंढना बहुत, ट्रैकेबिलिटी का मुश्किल है, और तुमको इन्फॉर्मेशन 2 ही साल का दिखाना है, तो इन ऑल केसेस तुम 1 अप्रैल ऑफ लास्ट ईयर से देते हो तो कभी गलत नहीं होता है। लास्ट ईयर के फर्स्ट डे से लेना है बस, और कुछ नहीं है। हाँ, अभी यहाँ पे ये ईपीएस में कब से लेने का है? लास्ट ईयर के फर्स्ट डे से, तो करंट ईयर का ईपीएस अब नए नंबर ऑफ शेयर्स के साथ आएगा, लास्ट ईयर का ईपीएस भी अब नए नंबर ऑफ शेयर्स के साथ आएगा। बट समझा नहीं। नहीं, रुको, मैं डिनोमिनेटर कब से लेने बोल रहा है? लास्ट ईयर के फर्स्ट डे से, मतलब करंट ईयर का जो ईपीएस है वो इंक्रीज नंबर ऑफ शेयर्स के साथ आएगा। लास्ट ईयर का ईपीएस भी इंक्रीज नंबर ऑफ शेयर से आएगा। हाँ, क्योंकि मैं तो 1 अप्रैल ऑफ लास्ट ईयर से डिनोमिनेटर में ले रहा हूँ ना। वो लास्ट ईयर में ईपीएस में हम लोग ने क्या, हाँ, बट अरे लास्ट ईयर का ईपीएस तो हमने कर, स्प्लिट और बोनस नहीं हुआ। हाँ वही। हाँ, तो लास्ट ईयर शेयर स्प्लिट बोनस हुआ था क्या? नहीं, बट इस साल जब मैं देख रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ नहीं, है हमेशा से था, तो इसको वो तो रेशियो में डिवाइड नहीं, तो इस साल मैं लास्ट ईयर का ईपीएस चेंज करना चाहिए, मतलब आइडियली करना चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या होगा, लास्ट ईयर जो करंट ईयर, ध्यान से सुनना, लास्ट ईयर जो करंट ईयर का ईपीएस था वही इस ईयर प्रीवियस ईयर का ईपीएस है। अब ये दोनों अलग अलग दिखेगा ना। लास्ट ईयर जो करंट ईयर कॉलम वाला ईपीएस था वो इस ईयर के लिए प्रीवियस ईयर कॉलम वाला ईपीएस है। ये दोनों ऐसा करने से अलग अलग दिखेगा। क्यों? मेरे एग्जांपल में पिछले साल 1 लाख से डिवाइड किया, इस साल नहीं, अब 2 लाख से डिवाइड करो पीछे जाके। करना चाहिए क्या? आइडियली स्टैंडर्ड बोलते हैं ठीक है करो, परमिशन देता है पीछे का डेटा जाके चेंज करने का। बिकॉज तभी पहले लॉजिक सुनो फिर आर्ग्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज तभी कंपैरेबल होएगा। हाँ, अभी बोल। कंपैरेबिलिटी के लिए स्टैंडर्ड करता है, उनका लॉजिक वो है। जितने साल शेयर स्प्लिट होएगा उतने सालों का हम लोग को चेंज करना नहीं, बिकॉज टू डिस्क्लोज 2 साल का करता है। 2 साल का ही कम करेगा। नॉट बिकॉज 2 साल पे इम्पैक्ट है, बिकॉज डिस्क्लोज 2 साल का डेटा होता है।
तो चेंज कर रहे हैं मतलब या तो फिर मैंने जो रेशियो में अभी बोनस या शेयर स्प्लिट दिया उसको वही रेशियो में डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो ना। हाँ, या फिर रिकैलकुलेट कर लेना, लास्ट ईयर का प्रॉफिट पता है, नए डिनोमिनेटर से डिवाइड कर, इजियर ना। तो सर अगर हम लोग ने लास्ट ईयर का चेंज किया तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में भी हो गया, क्या हो गया बोल। लास्ट ईयर का चेंज किया तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में भी बदलना पड़ेगा अपने को। नहीं, इस ईयर के प्रीवियस ईयर कॉलम में बदलेगा, लास्ट ईयर का फाइनेंशियल्स हाथ नहीं लगाएगा, बिकॉज तो बाद में मेरा लास्ट ईयर का हाँ मैं लॉजिक बताता है। ये वाला डाउट सुनो, अच्छा है। ये क्या बोल रहा है कि बोलेगा एक बार। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में अगर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ये साल के प्रीवियस ईयर में चेंज कर रहे हैं। हाँ तो ये बोल रहा है कि करंट ईयर के प्रीवियस ईयर कॉलम का ईपीएस चेंज करना पड़ रहा है ना, तो पिछले साल के बैलेंस शीट में भी जाके आइडियली चेंज करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डिस्क्लोजर वाला रीजन मत दो, लॉजिकली करना चाहिए कि नहीं। टाइम पीरियड का अलग अलग थोड़ी दे सकते हैं। सर आप मतलब वरना ये हो जाएगा, लास्ट ईयर हम लोग क्लोजिंग कुछ और ले रहे हैं, ये साल ओपनिंग कुछ और ले रहे हैं। EPS is not a closing to opening carry forward। नहीं सच्ची में नहीं है, तेरा प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड रिजर्व्स में होता है, पीएनएल में तू ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखता है, तो EPS तो पीएनएल से ही आ रहा है ना, प्रॉफिट का डिवीजन फिगर है नहीं बट अगर पैसा बट नहीं दूसरा लॉजिक बात करते हैं, बोल। सेम पीरियड का ये दोनों बराबर लास्ट मेरा ये मतलब दोनों ही पिछले साल का करंट ईयर, इस साल का प्रीवियस ईयर, दोनों सेम पीरियड है, बराबर पीरियड है। वो दोनों में थोड़ी मतलब डिफरेंस। बट अगर चेंज किया तो जब लास्ट ईयर वो करंट ईयर था तो एक और लास्ट ईयर रहेगा तो उसका भी चेंज तो हर पूरा रेट्रोस्पेक्टिव हो जाएगा। यस समझा तेरे को। अगर मैं बोल रहा हूँ पीछे जाके चेंज कर, तो पीछे जाके सिर्फ करंट ईयर कॉलम में थोड़ी चेंज करना पड़ेगा, उसके प्रीवियस ईयर में फिर अरे बाप रे, हाँ ये नेवर एंडिंग साइकिल बनेगा। हाउएवर ये रीजन नहीं है ना करने का, देयर इज अ रीजन कि पीछे जाके हाथ नहीं लगाना चाहिए। देयर आर टू रीजंस, पहला कॉन्सेप्चुअल है, दूसरा लीगल है। लीगल वाला मैं बताता है, कंपनीज एक्ट डिसअलाउ करता है अगर आपको बुक्स ओपन करना है ना पीछे का जाके, या कुछ भी पीछे जाके चेंज करना है, स्पेशल रिजर्व बहुत कुछ परमिशन लगता है आपको, लीगल रीजन जाने दे। लॉजिकल आपने बोला ये ईपीएस को बैलेंस शीट से फर्क नहीं पड़ता है, नहीं, तो फिर हम लोग चेंज कर सकते हैं पिछले साल का ईपीएस क्या है। पिछले साल का ईपीएस को बैलेंस शीट से फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं बोला। ईपीएस इज नॉट अकाउंटिंग बोला, उल्टा तू क्या बोल रहा है मेरे को कि ईपीएस को बैलेंस शीट से फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बोला था बैलेंस शीट को ईपीएस से फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर हम लोग अलग हो EPS को जाता है। change कर लेते हैं। हाँ बैलेंस शीट नहीं, को बट छोटे ईपीएस को तो बैलेंस शीट से फर्क पड़ता है ना। ईपीएस तो चेंज कर रहा है मतलब डिनोमिनेटर चेंज कर रहा है, डिनोमिनेटर तो चेंज कर रहा है मतलब नंबर ऑफ शेयर चेंज कर रहा है, नंबर ऑफ शेयर चेंज कर रहा है मतलब अकाउंटिंग चेंज कर रहा है। हाँ, नाउ व्हाई शुड आई नॉट गो एंड अमेंड इन द आंसर इज आई कैन नॉट गो इन द लास्ट ईयर एंड अमेंड। व्हाई? लॉजिकली बराबर है, करना चाहिए ना भाई, ऐसा अलग दिखेगा ना सेम पीरियड का ईपीएस। नहीं वो एक हो गया, लॉजिकली भी है। उनको पता ही नहीं हर साल बोनस इशू किया कि नहीं, क्योंकि तभी जो किया था वो तभी के हिसाब से सही था। Yes, और अभी जो going back and changing something implies कि आप गलती सुधार रहे हो। आप गलती सुधार रहे हो क्या? लास्ट ईयर के हिसाब से तो बराबर किया था ना, तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट जाके चेंज मत करो। करंट ईयर के हिसाब से अब आपको बेटर इन्फॉर्मेशन पता है, अभी के लास्ट ईयर कॉलम में चेंज करो, एक्सेप्टेबल है। और वो दोनों अलग दिख रहा है, कुछ नहीं कर सकते, दैट इज हाउ इट इज। बट सर फिर ये भी तो हम लोग गलती का करेक्शन ही कर रहे हैं ना जो फिर नहीं, इट्स नॉट अ गलती का करेक्शन। यू हैव बेटर, इट्स लाइक अ चेंज इन एस्टिमेट। बैड डेट्स का प्रोविजन तूने 5% बनाया, अगले साल 6% बैड डेट्स हो गया, तो तू पीछे जाके थोड़ी चेंज करता है प्रोविजन को, तो एक्स्ट्रा 100 को अभी बैड डेट्स डालता है ना। समझता है? सो यू विल कंसिडर दिस वेयर, क्या हो गया रे? कोई नहीं। You will consider this bonus and share split का extra shares from when? Beginning of the previous reporting period, ठीक है? ये आपके explanation के लिए लिख रहा है। Therefore, in current year FS, last year column will change, बराबर? सही भाई। सर अपन ने शेयर स्प्लिट किया तो Yes. अपना तो नंबर बदला बराबर, तो अपन ने अगर शेयर को कंबाइन किया, 5 शेयर को कंबाइन किया, 1 शेयर बना, तो अपना फेस वैल्यू भी बदला, Yes. तो अपना EPS बदलेगा। हाँ, तो उसका क्या? उसका ना वेरी नाइस क्वेश्चन, उसका स्टैंडर्ड गाइडेंस देता ही नहीं है।
किसका? कॉम्बिनेशन स्प्लिट का उल्टा, कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स के लिए देयर इज नो गाइडेंस इन द स्टैंडर्ड। तो फिर उसका कैसे calculate? उसका लॉजिकली अपन यही कर सकते हैं कि दैट आल्सो विल हैव टू अज्यूम कि पहले से ही एग्जिस्ट करता था। मैं तो ऐसा ही करेगा, Combination? बिकॉज कॉम्बिनेशन में तुम्हारा बायबैक नहीं हो रहा है कि कोई शेयर्स बाहर जा रहा है, तुम्हारे शेयर्स को 2 का 1 करके तुम्हें दे रहे हैं, तो वो भी मैं अज्यूम करेगा पहले से ऐसा ही था। सेम एज बोनस स्प्लिट करेगा। गुड क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन में वैल्यू बढ़ जाएगा। सेम स्प्लिट में जो होता है उसका एकदम ऑपोजिट समझ, फेस वैल्यू भी बढ़ जाएगा। फेस वैल्यू 20 हो जाएगा फिर, मतलब ऐसा। Combination में क्या होता है? स्प्लिट का एकदम उल्टा, स्प्लिट में 10 का शेयर 5-5 करके देते हैं, कॉम्बिनेशन में 10-10 का 2 शेयर 20 का 1 करके देते हैं। तो उसमें क्वेश्चन क्या पूछा था? कि उसमें फिर ईपीएस कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड गाइडेंस नहीं देता है। आई विल डू द सेम थिंग, मैं अज्यूम करेगा हमेशा से वो हाफ नंबर ऑफ शेयर्स ही था, ठीक है। एक दो छोटा मोटा ये किधर है, अच्छा टीवाई के में ना, एक दो छोटा मोटा इलस्ट्रेशन करते हैं। ये क्या चल रहा है, लीजेस इसके नीचे। यही रहेगा। नहीं 3 नहीं 3 वाला राइट्स इशू पे था। नहीं राइट्स इशू पे 3, 4 भी राइट्स इशू पे है। अरे वो वाला ऐसा कोई क्वेश्चन नॉर्मल वाला है नहीं। थर्ड वाला बोनस इशू है। थर्ड वाला नहीं, थर्ड वाला राइट्स राइट इशू। इशू पे है। टीवाई के 2 भी राइट्स इशू है और एक टीवाई के नहीं है रिपीट ना बस टीवाई के 14 करते हैं। इज्जत में करो, इसके बाद छोड़ देगा, लेक्चर खत्म। टीवाई के 14 लास्ट पेज नंबर क्या था? 159 1.159। अरे ये कैसे है 1.159 टीवाई के 14 पढ़ते हैं। पहुंचे नहीं रहेंगे तो भी हाँ बोलेंगे फिलहाल तो। ऑन 1st April X1 a company had 6 lakh equity shares of 10 each, 5 paid up by all shareholders। 5 paid up important है क्या, might be। Yes. On 1st September X1 the remaining 5 was called up and paid by all shareholders। This will be treated as a fresh issue। हाँ क्यों, आप पहले 3 लाख शेयर मान रहे थे 10 के, अब ऐसा आप सोचोगे एज इफ और 3 लाख शेयर 10 के आ गए हैं। ध्यान से क्या हुआ समझा ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ एक्सेप्ट इसमें भी और 1 शेयर होल्डर हैविंग 60,000 शेयर्स, तो इसका शेयर आप ऐड हो गया ऐसा नहीं मानो। हाँ 240 नहीं, 10 का शेयर 3 लाख आया, 6 लाख नहीं। वो 5 पेड अप टोटल 3 लाख 10 पैसे आया ऐसा मानेंगे, क्योंकि 5 पेड अप था ना तो अपॉन 2 करेंगे। Yes. 3 लाख आया। The net profit for year ended X2 was 2196 after considering dividend। after considering dividend तो कहने से एड बैक करना पड़ेगा, नहीं। कुछ नहीं करना पड़ेगा। Preference share है। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस करके दिया है, अच्छी बात है। अपन नहीं किया रहता तो अपन माइनस करते इसको, बराबर। करना मतलब माइनस। हाँ आफ्टर कंसिडरिंग बोला है मतलब दे हैव डिडक्टेड ऑलरेडी, बराबर। यस यू आर, हाँ बेसिक ईपीएस निकालना है, वो बोल। 60,000 का क्या करेंगे? 60,000 जब हम लोग अभी 1 सितंबर को शेयर्स बढ़ाएंगे ना तो वो 60,000 को हटा के बढ़ाएंगे। 30,000 करेंगे ना 30,000, हाँ 30,000 हटाएगा तू बढ़ाने के टाइम, समझा ना। 70,000 हो जाएगा। हाँ अभी देख क्या करते हैं अपन, हाँ 6 लाख divided by 2 बराबर बोल रहा है। सर बट वो रिमेनिंग का क्या हुआ? हाँ बट रिमेनिंग विल रिमेन एज ₹5 वाले शेयर्स। और 60,000 divided by 30। जो 3 लाख बाकी थे उसकी बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, जो 60,000 शेयर्स जिसमें वो बंदे ने दिया नहीं ना आपको, ये तो सब आई विल कंसिडर देम एज 30,000 शेयर्स ऑफ 10 each। वो बंदा नहीं आया वो नंबर ऑफ शेयर्स उतना ही। चलो निकालते इल्लू नहीं सॉरी टीवाई के 14 का आंसर। चलो पहले 2,70,000। प्रॉफिट लॉस तो पता ही है अपने को, डायरेक्टली वेन्स निकालते हैं। वेन्स कैसे निकालोगे, पहले वाले जो 6 लाख है उसको आप मानोगे इंटू 5/10 करके 3 लाख शेयर। और ये कितने टाइम के लिए थे, एक सेकंड ना, सितंबर 1 ध्यान से, कंफ्यूज करने वाला डेट है। दिस इज 31 अगस्त,
5 महीना है, 6 महीना नहीं है वैसा। ये तो 1 अप्रैल को हुआ था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 सितंबर बोला है, 5 ही महीना है। वो 1 सितंबर जानबूझ के देते हैं वो लोग। इंटू 5/12 हो गया ये, बराबर है। इसके बाद प्लस और क्या होगा बचा हुआ? हाँ, अभी 6 लाख शेयर और है ना, जिसपे अपन लोग और पैसा दे रहे हैं। बट वो 6 लाख शेयर में से 60,000 वाले ने तो कुछ नहीं किया, तो अपने को पैसा कितने शेयर पे मिल रहा है? 540। क्या हो रहा है, आपके पास टोटल 6 लाख शेयर है, जिसपे बचा हुआ 5 रुपए आ रहा है, बट उसमें से 60,000 वालों ने तो नहीं दिया 5 रुपया, तो उनको नहीं लूंगा। बट ये वही है ना, 6 लाख का अगर पेड अप 5 आया तो वो 3 लाख हो गया। यस, तो अभी वो नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, वो बचा हुआ 5 दे रहा है ना, हाँ, तो अभी मैं और 6 लाख शेयर इंटू 5/10 करने जा रहा था, बट मैं 6 लाख नहीं कर पाऊंगा बिकॉज 60,000 उसमें से 5 रुपया नहीं दे रहा है मेरे को। तो 5,40,000 लोग मेरे को 5 रुपीज दे रहे हैं, और ये शेयर, सॉरी क्या हो गया, एक्चुअली तो वो जो 6 लाख ऊपर लिया वो तो पूरा 12 पे 12 के लिए ले लेना चाहिए। वो नहीं, 5 नहीं, महीने और से direct हाँ, वो minus 10 upon 10 आना 60 चाहिए ना सर। मैं वो तो 12 हाँ ठीक है, समझा मेरे को। हाँ 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 हाँ, और माइनस 60 इंटू अच्छा, ये कितना है? तो मैं यहाँ 5,40,000 इंटू 5/10 आएगा, इसमें मैं फिर ये वाला ऐड करना चाहिए वैसा, मतलब वो बोल रहा है ना तू? इवेंट से सर। शायद वो बोल रहा है पहले का 3 लाख आएगा। मैं समझा, हाँ। आपने मैं बोल रहा हूँ 3 लाख for 12 महीना सितंबर तक हाँ ठीक है, कर सकते हैं वो। हाँ हाँ 70,000 हाँ, for 7 महीना। ठीक है चलेगा। मैं इसमें आई वुड हैव एडेड 3 बट नेवर माइंड, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। उसको 10/10 करते हैं। 10/10 नहीं, 12/12। 12/12। अरे नहीं सर मैं जीत की बात समझा। जीत बोल रहा है कि वो आज समझा देख रहा मैं, समझा मैं, हाँ। बट बट 7/12 राइट है। हाँ, दो चीज राइट है। हाँ। तो राइट आ जाएगा, बराबर। बहुत घुमा रहा तो है। इससे अच्छा क्या करते हैं अपन, इससे अच्छा क्या करते हैं अपन, पहले के 6 लाख शेयर जो थे वो 12 महीने के लिए थे, ये वाले से करें। हाँ ठीक है, आगे से जो आए शेयर्स ये 7 महीने के लिए। 7 महीने, हाँ 7 महीने के लिए थे, हाँ बराबर है, हाँ हो गया। हो गया। और आया नहीं ना, हाँ, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से ऐड करना पड़ेगा, फिर ये 5,40,000 नहीं होएगा, 2,70,000 होगा ना। नहीं 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 5,40,000 5,40,000 में 6 लाख ऐड होगा, हाँ। बिकॉज टू क्यूमुलेटिव। अच्छा क्या हो रहा है, तेरे पास जो 6 लाख शेयर है, ऐसा समझ कि जो 6 लाख शेयर आधे है ना वो अलग सेट है, हाँ। और जो आगे 6 लाख शेयर आधे आने वाले ये नए शेयर है, ऐसा कंसिडर कर। जो पहले के 6 लाख शेयर आधे है वो तो पूरे साल थे ना, अपन वो मेथड से कर रहे हैं, वैसा कंसिडर करेगा। अच्छा वो आपने प्रीवियस पैसा लिया। नहीं करंट, हाँ मतलब एग्जिस्टिंग वाला, 1 अप्रैल को एग्जिस्टिंग वाला, यस। सर अगर 5 होता 5.12 तो ये 5,40,000 पे मेरे को 6 लाख ऐड करना पड़ता है, अरे अगस्त में बिकॉज ये सितंबर ना, सितंबर में आया, सितंबर के पहले नहीं था, तो मैं सितंबर टू मार्च लेगा। सर बट ये हाँ। तो लॉजिकल है ना, ये तो ऐसा हो जाएगा 6 लाख प्लस 5,40,000। सॉरी, ये तो ऐसा हो जाएगा 6 लाख पूरे साल का 5,40,000 रिमेनिंग। तो वही हो रहा है ना, ऐसा, बट हमने आपने ये कराया पहले 5. तो उसमें फिर मैं तुमको वो 5 लाख क्यों लिखा है, वो 5,40,000 होगा। हाँ 5,40,000 है। हाँ जो भी 5,40,000 प्लस 6 लाख लिखते थे अपन, बिकॉज वो आगे के जो 7 महीने उसमें पहले के 6 लाख शेयर तो है ही ना। हाँ बट वो कंफ्यूज कर रहा था, तो अपन ने मेथड चेंज किया। कितना था? पहले वाले में इधर से फर्क आ रहा है। 4.8 पहले वाले मेथड में तो तो, सॉरी ठीक है, तुम्हारा प्रॉफिट कितना है? और ईपीएस 8, देखो भी नहीं पूछा। बस राउंड आता है। चलो लिखा? हाँ तो बोल ही दोगे क्या? डिवाइड किया ये और ये, ये क्या है? PNL। नहीं, मैंने फाइंड किया, मैंने PNL और क्या? PNL दिया है। 5 महीने के लिए पूरा 6 लाख ना, और 540 दे रहा हूँ। 457,500 आएगा ना, मैं तो बोल रहा हूँ। दिस डिवाइडेड बाय दिस,
230 ना This divided by this. 3 to 5 के 25 जो है बहुत hard कर रही हो। दिया है क्वेश्चन में, दिया है प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में। सॉरी 4.8 क्यों लिया? 2196 ये नहीं आता है क्या डिवाइड करके? आता है अच्छा 427 फाइनल अरे तो भी वो बन गया खोल दो। चलो डन। बताती है